सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशंस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। टोटल 3 कंपोनेंट हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मवर्क के बारे में, दूसरा हम लोग बात करेंगे रेनफोर्स स्टील बार के बारे में और तीसरा हम लोग बात करेंगे कंक्रीट के बारे में। इन तीनों कंपोनेंट से रिलेटेड सीपीडब्ल्यूडी की जितनी भी वर्क स्पेसिफिकेशंस है सभी को हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि डिटेल में आप सभी के साथ में डिस्कशन करना है, तो लेक्चर पूरा देखना। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन पार्ट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है और पार्ट 2 में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बेसिकली कंक्रीट वर्क से रिलेटेड। किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारी जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट या फिर सीमेंट कंक्रीट जो होती है उसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो रहती है। तो हमें एज ए सिविल इंजीनियर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी आरसीसी हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस जो है सीपीडब्ल्यूडी रिकमेंड करता है, ताकि हम किसी भी साइट पे अगर वर्क एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो उस वर्क को हम अपनी पूरी इफिशिएंसी या पूरे पोटेंशियल के साथ उसको हम करवा सके और हमें पता रहे कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट या फिर जनरल टर्म में अगर मैं आपसे पूछूं कि कंक्रीट बेसिकली क्या होता है, तो जैसे आप लोगों ने देखा था मोर्टार के बारे में, तो मोर्टार एक मिक्सचर था हमारा जिसमें हम लोगों ने वाटर सैंड और सीमेंट यूज किया था। सेम चीज हमारी जो है कंक्रीट भी होती है। इसके अंदर सिर्फ हमारे जो है कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं मोर्टार के कंपैरिजन में। अगर मुझे कोई भी कंक्रीट जो है वो प्रिपेयर करनी है तो कंक्रीट में सबसे पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सीमेंट। दूसरा हम इसके अंदर जो है सैंड यूज करते हैं। तीसरा हम इसके अंदर जो है एग्रीगेट यूज करते हैं और इसके अलावा हम इसके अंदर वाटर यूज करते हैं। ये बेसिकली मेन जो है इसके कंपोनेंट होते हैं जब भी कोई भी कंक्रीट हम लोग जो है बनाते हैं। क्लियर। इसके अलावा इसकी इफिशिएंसी को या फिर इसकी स्ट्रेंथ को या इसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए हम इसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें भी ऐड करते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा फेमस जो है वो है एड मिक्सचर्स। आप लोगों ने कई बार एड मिक्सचर्स के बारे में जो है वो सुना होगा। तो एड मिक्सचर्स बेसिकली क्या होते हैं कि वो प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। मान लो मैंने कंक्रीट के अंदर सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर मिक्स किया एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, तो उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज है। जब ये सारे जो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ में मिक्स होंगे तो एक नई प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे डेवलप होगी। उस प्रॉपर्टी को मुझे अगर कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करने हैं तो उसके लिए मैं इसके अंदर एड मिक्सचर्स जो है वो यूज करूंगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। मान लो मुझे इसकी वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो मैं एड मिक्सचर्स का यूज करूंगा। मुझे इसके सेटिंग टाइम को एक्सेलेरेट करना है, फिर मुझे इसके सेटिंग टाइम को डिले करना है तो भी मैं इसके अंदर जो है एड मिक्सचर्स का यूज करूंगा। इसके अलावा आज के टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है, तो नई नई चीजें जो है मार्केट के अंदर आ रही हैं जो कि हमारी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को जो है वो एनहेंस करने का काम जो है वो करती है। ये बेसिकली पार्ट हो गया। जनरली एक हमारी होती है कंक्रीट और दूसरी होती है हमारी आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो कंक्रीट बेसिकली क्या होती है जिसमें हमारी रेनफोर्समेंट नहीं होती है, जब हमारी रेनफोर्समेंट भी इसमें इंक्लूड हो जाती है तो वो हमारी हो जाती है आरसीसी। तो जनरली जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है उसको ये आइडिया नहीं होता और कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कंक्रीट में और आरसीसी जो हमारी है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस बस यही है, जो हमारी कंक्रीट होती है वो प्लेन होती है, उसमें कोई भी रेनफोर्समेंट बार जो है वो नहीं होती है, और जब इसमें रेनफोर्समेंट बार भी इंक्लूड हो जाती है तो ये हमारी हो जाती है आरसीसी। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कि सीपीडब्ल्यूडी हमारा नेक्स्ट चीज़ है जो डिस्कस करती है वो होती है मैंडेटरी टेस्ट। कि अगर आप ये वर्क एग्जीक्यूट करवा रहे हैं या आप ये पर्टिकुलर मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हैं उसके लिए कौन से मैंडेटरी टेस्ट हैं या जो कंपलसरी टेस्ट हैं जो आपको करने ही करने हैं। मैंडेटरी का मतलब क्या हुआ कि वे टेस्ट जो कंपलसरी हैं आपको करने ही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली दो तरह के मिक्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल मिक्स और एक होता है हमारा डिजाइन मिक्स। तो दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ। आपने जनरली एक चीज सुनी होगी रेशियोज 1:1:2, 1:2:4, इस तरीके से बेसिकली आपने ये टर्म्स जो है कई बार सुनी होगी। तो जब इस तरह का कोई भी मिक्सचर्स होता है तो उसको नॉमिनल मिक्स बोला जाता है
और दूसरा क्या होता है, वो होता है डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स के अंदर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। नॉमिनल मिक्स के अंदर हम लोग जो भी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, चाहे हम सीमेंट की क्वांटिटी ऐड करें, चाहे हम सैंड की क्वांटिटी ऐड करें, चाहे हम एग्रीगेट की क्वांटिटी ऐड करें, सभी को हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं मानूं कि यहाँ पे 1:1:2 का मुझे यहाँ पे जो है मिक्स तैयार करना है, तो एक वॉल्यूम मेरा यहाँ पे सीमेंट का हो गया, एक वॉल्यूम मेरा यहाँ पे सैंड का हो गया, और 2 वॉल्यूम मेरे यहाँ पे जो है एग्रीगेट के हो गए। तो ये बाई वॉल्यूम मैंने इसको ऐड किया है। डिजाइन मिक्स के अंदर क्या होता है, डिजाइन मिक्स के अंदर हम वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करते हैं कि हमने 300 केजी 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट लिया, इतने केजी हमने इसके अंदर सैंड लिया, इतने केजी हमने इसके अंदर जो है क्या लिया, इसके एग्रीगेट लिया। अब बेसिकली मैं आपको एक थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट पड़ी नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स की। जनरली क्या होता है, देखो मुझे नॉमिनल मिक्स की ना एक लिमिटेशंस है। एक लिमिट के बाद आप ना एक डिजाइन एक मिक्स जो है वो बना नहीं सकते हो अगर आपको कोई रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की जरूरत है। लेकिन डिजाइन मिक्स के अंदर ये आपको जो है फैसिलिटी मिलती है कि आप हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉमिनल मिक्स की बात करूं तो नॉमिनल मिक्स में एक लिमिट के बाद में हम जो है स्ट्रेंथ नहीं ले सकते हैं, लेकिन डिजाइन मिक्स के अंदर हम कर सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है चीजें यहाँ पे ली जा रही हैं। सो अगर कोई मटेरियल, मान लो मैं कोई मटेरियल है जो महाराष्ट्र रीजन का मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, या मैं सैंड और एग्रीगेट जो है वो महाराष्ट्र रीजन की यूज कर रहा हूँ। दिल्ली में अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दिल्ली के आसपास से, जैसे जो हरियाणा से यहाँ पे आती है, राजस्थान से आती है, उत्तराखंड से आती है। सो क्या एग्रीगेट अगर मैं महाराष्ट्र में यूज कर रहा हूँ और एग्रीगेट में जो है दिल्ली में अगर यूज कर रहा हूँ, तो क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग एनवायरनमेंट है, वहां पे जो है अलग तरह का जो है उसकी प्रॉपर्टीज पाएंगी एग्रीगेट की। दिल्ली में जो है अलग एनवायरनमेंट है, दिल्ली में अलग तरह की प्रॉपर्टी जो है पाएंगी। लेकिन नॉमिनल मिक्स में क्या होता है कि हमें सभी जो है सेम रेशियो में जो है वो लेना पड़ेगा, चाहे मैं महाराष्ट्र में मैंने कंक्रीट बना रहा हूँ, चाहे मैं दिल्ली में कंक्रीट बना रहा हूं। तो वॉल्यूम जब सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो स्ट्रेंथ भी डिफरेंट जो है वो आ सकती है। लेकिन डिजाइन मिक्स के अंदर ये बड़ी अच्छी खास बात है कि अगर आपने एक बार उस पर्टिकुलर मटेरियल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपने अपना मिक्स तैयार कर लिया, तो आपकी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से नॉमिनल मिक्स की जगह पे डिजाइन मिक्स जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर? अब बात आते हैं मैंडेटरी टेस्ट के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे नॉमिनल मिक्स के अंदर कौन सा हमारा जो टेस्ट है मैंडेटरी है, वो है सबसे पहले स्लम टेस्ट। कंक्रीट से रिलेटेड अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो ऑन साइट उसकी वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए जो है स्लम टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। टेस्ट के बारे में मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि टेस्ट का एक अलग सेक्शन रहेगा जब हम QA/QC वाला पार्ट जो है लेके आएंगे आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए, तब उसमें हम जो है स्लम टेस्ट की डिटेल में बात करेंगे। तो स्लम टेस्ट के अंदर क्या होता है कि इस तरह का एक कोन होता है, इस कोन के अंदर जो है हम लोग जो है कंक्रीट फिल करते हैं लेयर्स बाई 3 लेयर्स के अंदर उसको फिल किया जाता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। फिर इस कोन को हटा लिया जाता है, और ये जो फाइनल कोन हटाने के बाद में जो कंक्रीट आती है उसका जो हाइट है वो हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, और उससे ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कंक्रीट में जो है कंक्रीट कितनी वर्केबिलिटी है, मतलब कंक्रीट ज़्यादा लूज तो नहीं है, कंक्रीट ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। इस तरह की प्रॉपर्टीज हम लोग जो है इसके अंदर चेक करते हैं। आप जाके गूगल पे या यूट्यूब वगैरह पे भी इसकी वीडियोज जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आता है, मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अगर हम कॉलम में कर रहे हैं तो 5 क्यूबिक मीटर मिनिमम होना चाहिए टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम स्लैब और बीम में कर रहे हैं तो 20 क्यूबिक मीटर कम से कम मिनिमम कंक्रीट होनी चाहिए, और अदर जो सेक्शंस हैं उसमें भी 20 क्यूबिक मीटर जो है वो मिनिमम होना चाहिए। क्लियर? तो मिनिमम 5, अगर मान लो मैं कॉलम में कंक्रीटिंग कर रहा हूँ और 5 क्यूबिक मीटर से कम में कर रहा हूँ, मान लो मैंने सिर्फ 3 क्यूबिक मीटर ही कंक्रीटिंग की, तो मुझे स्लम टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये CPWD कह रहा है, क्योंकि मिनिमम जो होना चाहिए वो 5 क्यूबिक मीटर कम से कम होना चाहिए, तभी हम ये टेस्ट करेंगे, अदरवाइज ये टेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक 20 क्यूबिक मीटर के सैंपल पे, हर 20 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पे हमें कम से कम एक टेस्ट जो है वो जरूर करना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अलावा यहाँ पे फिर एवरी 5 क्यूबिक मीटर ऑफ द पार्ट, उसके बाद अगर दूसरे सेक्शन में हम लोग करें तो 5 क्यूबिक मीटर्स पे हमें जो है एक टेस्ट जो है वो कंपलसरी है, वो करना है। तो ये टेस्ट की फ्रिक्वेंसी जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो हमारा मैंडेटरी टेस्ट होता है वो होता है क्यूब टेस्ट। ठीक है, QA/QC जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ मैंडेटरी टेस्ट पे फोकस करना है कि कौन से मैंडेटरी टेस्ट यहाँ पे है। क्यूब टेस्ट अगर आप बात करो तो क्यूब जनरली क्या होता है, एक 150 mm बाई 150 mm का जो है एक मोल्ड होता है बेसिकली,
और ये मोल्ड हम लोग जो है साइट पे फिल करते हैं जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं, और कम से कम मिनिमम एक बार के में हम 3 क्यूब जो है वो जरूर फिल करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक ही क्यूब फिल किया, तो मिनिमम कम से कम 3 क्यूब हमें फिल करने हैं एक सैंपल में से। और इनकी टेस्टिंग होती है 7 डेज में, टेस्टिंग होती है 28 डेज में टेस्टिंग होती है। तो 7 डेज में लगभग जो है 60 to 70% स्ट्रेंथ जो है वो आनी चाहिए, और 28 डेज में जो है 99% स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होता है, एक डिटेल प्रोसेस होता है जो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे बात की गई, तो मिनिमम 5 क्यूबिक मीटर्स होना चाहिए, 20 क्यूबिक मीटर्स होना चाहिए, और इसके अलावा 20 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, और हर एक 5 क्यूबिक मीटर पे हमें जो है एक सैंपल जो है यहाँ पे जरूर जो है वो फिल करना है। तो ये हमारा था नॉमिनल मिक्स के बारे में। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे बेसिकली डिजाइन मिक्स की जो है यहाँ पे बात की गई है। डिजाइन मिक्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो स्लम टेस्ट की बात की गई है, और यहाँ पे क्यूब टेस्ट की बात की गई है। यहाँ पे मिनिमम जो है 10 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, और यहाँ पे भी मिनिमम 10 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 और 20 था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 और 10 क्यूबिक मीटर है, मतलब मिनिमम आपके पास में 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा अगर आप कर रहे हो तभी आप जो है ये टेस्ट जो है करोगे, अदरवाइज इन टेस्ट की जो है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा हर 50 क्यूबिक मीटर के बैच पे आपको जो है एक टेस्ट सैंपल जो है वो जरूर कलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो 5 क्यूबिक मीटर या फिर 10 बैच होंगे 5 से 7 क्यूबिक मीटर के, तो हर एक बैच पे आपको जो है एक टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो रेडी मिक्स कंक्रीट हो गया। रेडी मिक्स जो हम प्लांट से परचेस करके लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल होता है वो जिसमें रेडी मिक्स कंक्रीट आती है, उसके लिए भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम चीज़ है, 10 क्यूबिक मीटर्स की यहाँ पे बात की गई है, और सेम चीज़ जो है 50 क्यूबिक मीटर पे हमें यहाँ पे जो है उसका जो है टेस्ट यहाँ पे जो है करना है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी टेस्ट होगी। तो 2 टेस्ट यहाँ पे हो गए, स्लम टेस्ट और क्यूब टेस्ट। इसके अलावा और किसी टेस्ट की जो है यहाँ पे कंक्रीट के अंदर बात नहीं की गई है। अब नीचे की तरफ आते हैं। नीचे हमारी यहाँ पे रेनफोर्स स्टील बार, क्योंकि अगर हम आरसीसी यूज कर रहे हैं तो आरसीसी के अंदर हमारी कंक्रीट भी होती है, कंक्रीट के साथ हमारी रेनफोर्स जो स्टील बार होती है वो भी होती है। तो स्टील बार की यहाँ पे मैंडेटरी टेस्ट जो है 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक फिजिकल टेस्ट हो गया, एक केमिकल टेस्ट हो गया। फिजिकल टेस्ट के अंदर तो हम उसकी स्ट्रेंथ वगैरह चेक करते हैं, इलोंगेशन वगैरह चेक करेंगे, उसकी यील्ड स्ट्रेस चेक करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी चेक करेंगे। इसके अलावा केमिकल टेस्ट के अंदर हम उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं उनको चेक करेंगे, क्या कोई केमिकल कंपोजिशन लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है, क्या कोई केमिकल कंपोजिशन लिमिट से कम तो नहीं है। तो ये होता है बेसिकली क्या, केमिकल टेस्ट, और एक होता है हमारा फिजिकल टेस्ट। अब यहाँ पे इसकी भी जो है क्राइटेरिया बताया गया है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर 100 टन तक के लिए अलग क्राइटेरिया है और 100 टन से ऊपर का अलग क्राइटेरिया। मान लो आपकी साइट पे 100 टन से कम अगर स्टील एक बार के में रिसीव हो रही है तो वहां पे टेस्ट करने के अलग क्राइटेरिया है, और अगर 100 टन से ज्यादा आ रही है एक बार के में तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? 100 टन से कम है तो अंडर 10 डायमीटर, मतलब 10 mm से नीचे के जितने भी डायमीटर्स हैं उनमें हमें आपका 25 टन पे एक सैंपल जो है वो कलेक्ट करना है। क्या करना है? 25 टन पे एक सैंपल कलेक्ट करना है। मान लो सपोज करो मेरे पास में जो है 50 टन जो है वो साइट पे स्टील जो है वो रिसीव होती है। अब मुझे इसकी टेस्ट करनी है, तो जो 10 mm से 10 mm से नीचे का जितना भी डायमीटर है, मान लो 10 mm से नीचे तो 8 mm ही जनरली जो है यूज होता है, तो मुझे यहाँ पे सैंपल के लिए 2 सैंपल जो है 8 mm डायमीटर के कलेक्ट करने पड़ेंगे टेस्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक सैंपल मुझे 25 टन पे एक सैंपल जो है मुझे यहाँ पे लेना है। तो मेरे पास टोटल कितनी रिसीव हुई है? 50 टन रिसीव हुई है, तो मैं यहाँ पे 2 सैंपल लूंगा। अगर मान लो मेरे पास में 75 हुई है तो मैं यहाँ पे 3 सैंपल लूंगा। अगर मेरे पास में 100 टन रिसीव हुआ तो मैं यहाँ पे 4 सैंपल लूंगा। क्लियर? इसके बाद ये था 10 mm से नीचे डायमीटर की बात हो रही है। अगर मेरा डायमीटर 10 mm से 16 mm तक का है तो उस केस में मैं यहाँ पे 35 टन पे एक सैंपल लूंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बेसिकली मेरा 50 टन है तो मैं यहाँ पे 50 टन पे एक जो है 35 टन पे मैं यहाँ पे जो है एक सैंपल जो है यहाँ पे क्या करूंगा, एक सैंपल लूंगा 35 टन पे। ऐसे ही मान लो 70 टन में अगर मेरे पास में रिसीव है तो मैं यहाँ पे 2 सैंपल जो है यहाँ पे बेसिकली लेने वाला। अब जैसे मेरे पास में 50 टन जो है वो रिसीव हुआ तो मैं यहाँ पे 2 सैंपल लूंगा, 35 एक और 35 से ऊपर जा रहा है तो उसके लिए एक। इसके बाद अगर 16 से ऊपर है तो 45 टन पे कम से कम मुझे एक सैंपल यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अगर मेरे साइट पे 100 टन तक का माल जो है रेनफोर्स स्टील जो है वो रिसीव हो रही है तो मैं 10 mm से नीचे डायमीटर के लिए 25 टन पे कम से कम एक सैंपल लूंगा, और 10 से 16 mm का डायमीटर जो होता है 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, उसके लिए मैं जो है 35 टन पे एक सैंपल लूंगा। और 16 mm से ऊपर के डायमीटर चाहे मेरा 20 mm हो, 25 mm हो, 28 mm हो, 32 mm हो, वहाँ पे मैं
45 टन पे एक सैंपल लूंगा, ठीक है। तो 45 टन पे एक सैंपल का मतलब समझ रहे हो कि 20 mm की डाया का अलग एक सैंपल लूंगा, 25 mm की बार का अलग सैंपल लूंगा, और उसका जो मेरी 32 है तो 32 डाया वाइज अलग अलग सैंपल आपको लेने हैं। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे 100 टन से ऊपर अगर मेरा मटेरियल रिसीव हो रहा है तो 10 mm तक का, 10 mm से नीचे का जो डायमीटर होगा वो 40 टन पे मैं एक सैंपल लूंगा, 10 से 16 पे 45 टन पे एक सैंपल लूंगा, और यहाँ पे 16 से ऊपर 50 टन पे लूंगा। तो देखो कितना चेंज हो गया, यहाँ पे 25 टन पे एक सैंपल था, यहाँ पे 40 टन पे एक सैंपल है, यहाँ पे 35 टन पे एक सैंपल है, यहाँ पे 45 टन पे एक सैंपल है, यहाँ पे 45 टन पे एक सैंपल है, यहाँ पे 50 टन पे एक सैंपल है। और ये सैंपल डाया वाइज लिए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। मान लो 16 से ऊपर जितने भी अलग अलग डायमीटर है, 20 है, 25 है, 28 है, तो मैं अलग अलग डायमीटर के एक एक सैंपल जो है वहाँ पे कलेक्ट करूंगा। तो ये मेरे मैंडेटरी टेस्ट की लिस्ट हो गई। तो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि रेनफोर्स स्टील बार जो है साइट पर रिसीव हो रहे थे, कौन कौन से टेस्ट जो है वो मैंडेटरी होते हैं। तो फिजिकल टेस्ट हो गया, जिसके अंदर हम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस चेक करते हैं, इसके अलावा इलोंगेशन जो है उसका चेक करते हैं। क्लियर। तो ये हो गए हमारे मैंडेटरी टेस्ट। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। इन पर्टिकुलर टेस्ट को भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप जो है इनके रेफरेंसेस के जो आईएस कोड हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेट कर सकते हो आने वाले टाइम का, जब हम QA/QC से रिलेटेड कंटेंट भी आपको यूट्यूब चैनल पे जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो कि पर्टिकुलर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के अंदर यूज किए जाते हैं। आप इन पर्टिकुलर आईएस कोड को डाउनलोड करके भी ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो। जैसे स्ट्रक्चरल स्टील के लिए हमारा IS 226 है। इसके अलावा मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ, जैसे मैंने भी ऊपर बताया था कि रेनफोर्स बार का केमिकल एनालिसिस होता है, तो उसको अगर आपको पढ़ना है कि केमिकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, तो आप ये IS कोड जो है वो पढ़ सकते हो। माइल्ड स्टील के लिए हमारा ये IS कोड है। इसके अलावा देखोगे IS 456 तो सभी आप जानते हैं, कंक्रीट की अगर बात कहीं पे भी हो रही है तो IS 456 ही सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो IS कोड है। क्लियर। मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए यहाँ पे देखो IS 516 है। तो ऐसे सारे के सारे टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे सैंपल कलेक्शन के लिए अगर आपको चेक करना है तो IS 1199, इसमें सारा सैंपल कलेक्शनिंग का सारा स्टेटमेंट जो है वो दिया हुआ था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन सारे IS कोड को अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। तो हालांकि ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ये IS कोड कब काम आते हैं, ये IS कोड तब काम आते हैं, मान लो मैं किसी पर्टिकुलर चीज को चेक कर रहा हूँ, मान लो मैं स्टील का केमिकल कंपोजिशन चेक कर रहा हूँ। केमिकल कंपोजिशन चेक करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ, रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए मैं उस पर्टिकुलर IS कोड को फॉलो करूंगा कि हाँ वहाँ पे अगर कार्बन की जो क्वांटिटी है वो इतनी होनी चाहिए, अच्छा इतनी है, नहीं है ओके, नहीं है तो कितनी होनी चाहिए। इस तरीके से हम सैंपल को वेरीफाई करते हैं कि ये फेल है या फिर पास है, तब हमें रिक्वायरमेंट होती है। हमें इन सारे के सारे IS कोड को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे IS कोड हैं, आप पढ़ते पढ़ते जो है वो क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो इसलिए इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मेन चीज़ पे आते हैं, हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा इससे ऊपर सेक्शन पे जो है ना कंक्रीट का एक अलग सेक्शन दिया है, आप जाके उसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हमारी कंक्रीट की जो है ग्रेडिंग वगैरह जो है वो दी है। मैंने ये वाला सेक्शन इसलिए कवर किया है क्योंकि इसके अंदर हमारी कंक्रीट, शटरिंग और हमारी जो रेनफोर्स स्टील होती है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है। देखो किसी भी RCC वर्क के अंदर ना 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम लोगों ने मोर्टार में देखा था टोटल 6 जो है वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ऐसे ही हमारी रेनफोर्समेंट कंक्रीट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फॉर्म वर्क का, क्लियर। दूसरा पार्ट होता है हमारा रेनफोर्समेंट का, और तीसरा पार्ट होता है हमारा कंक्रीटिंग का। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं साइट पे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है लेआउट करने के बाद में हम जो है जो हमारी रेनफोर्स बार होती है उनको एज पर ड्राइंग जो है उनकी प्लेसिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसके बाद फिर हम जो है फॉर्मवर्क लगाते हैं। फॉर्मवर्क लगाने के बाद फिर हम उसके अंदर जो है कंक्रीटिंग करते हैं। फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं। तो ये 3 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्मवर्क, रेनफोर्समेंट और शटरिंग। ठीक है, फिर फॉर्मवर्क, रेनफोर्स और कंक्रीटिंग। तो इन्हीं तीनों के बारे में अलग अलग चीज़ों में हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो मटेरियल की बात की गई, तो मटेरियल में आपको पहले ही बता चुका हूँ, वाटर ऐड होता है, सीमेंट ऐड होता है, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट यहाँ पे जो हमारा सैंड है उसकी बात की गई है, और कोर्स एग्रीगेट में जो हमारी एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं 20 mm यूज़ करें, 12.5 mm यूज़ होती है, 40 mm यूज़ होती है। तो अलग अलग कंक्रीट के हिसाब से अलग अलग वो यूज़ होती है। ये आप डिजाइन मिक्स वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको साइज़ का जो है वो पता चल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई।
इसके अलावा अगर यहाँ पे देखोगे तो जनरल लिखा हुआ है IS 456-2000 कोड जो है वो प्रैक्टिसिंग में आता है प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। तो IS 456 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप डिजाइनिंग करना चाहते हो तो भी आपके ये काम आएगा, और अगर आप कंक्रीट से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं तो भी ये हमारे काफ़ी काम आता है। तो IS 456 एक ऐसा कोड है जो कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ के बारे में इसमें बात की जाती है, मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में बात की जाती है, डिजाइन मिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, स्ट्रेंथ के से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। तो IS 456 एक सिविल इंजीनियर को अपनी लाइफ के अंदर जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि IS 456 के ऊपर हम लोग एक डिटेल डेडिकेटेड पूरी लेक्चर की सीरीज लेके आए, तो आप कमेंट में IS 456 जो है वो मेंशन करना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो IS 456 के ऊपर एक डिटेल सीरीज जो है वो हम लोग बनाएंगे, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है IS 456 से रिलेटेड वो क्लियर हो सके और IS 456 जो है आपको डिटेल में समझने का मौका मिले। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म लिखी गई है कि मिनिमम M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमें यूज करना चाहिए RCC के केस में। ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर RCC कर रहे हैं, कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, तो मिनिमम M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें यूज करना चाहिए। पहले ये M20 था, अब इसको बढ़ा के जो है M25 यहाँ पे कर दिया गया है। तो मिनिमम हमें M25 जो है वो यूज करना चाहिए, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट इतना तो हमें यूज करना ही करना है। तो अगर आप अब कोई स्ट्रक्चर अगर आप कोई डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो जरूर यूज करना। तो यहाँ पे देखो ये दोनों स्ट्रक्चर में विद RCC बोथ इन लोड बियरिंग एंड द फ्रेम स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप RCC कहीं पे भी यूज कर रहे हैं तो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो आपको यहाँ पे जरूर यूज करना है। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे तो काफी सारी लाइन है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। एक और टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है कि इन एनवायरमेंट सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव क्लोराइड और सल्फेट अटैक। अगर आप किसी ऐसे एनवायरमेंट में कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे क्लोराइड का या फिर सल्फेट अटैक वहां पे हो सकता है, आप मान लो कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर आप बना रहे हो और वहां पे जो हमारी सोइल है उसके अंदर सल्फेट की क्वांटिटी ज्यादा है या उसके अंदर क्लोराइड की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी जगह पे हमें फ्लाई एस एडमिक्सचर्स आप या और PPC जो हमारा सीमेंट होता है बेस कॉन्क्रीट इज रिकमेंडेड। तो अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पे कॉन्क्रीटिंग वर्क कर रहे हैं जहाँ पे क्लोराइड और सल्फेट अटैक हो सकता है, या वहाँ पे सल्फेट या क्लोराइड की जो है क्वांटिटी वहाँ पे है आसपास जो कि हमारी कंक्रीट को डैमेज कर सकते हैं, तो फ्लाई एश का जो यूज है वो मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया है। इसके अलावा इन केस ऑफ वेयर स्ट्रक्चरल कंक्रीट इज एक्सपोज टू द एक्सेसिव मैग्नीशियम सल्फेट, फ्लाई एश सब्स्टिट्यूट कंटेंट सेल बी लिमिटेड टू 18%। तो यहाँ पे अब एक और चीज लिखी गई है कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या किसी ऐसी लोकेशन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट की क्वांटिटी जो है वो एक्सेसिव है, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 18% ही फ्लाई एश जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। क्लियर। तो क्योंकि जब भी हम कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली टेस्ट होता है सॉइल के कंपोजिशन के ऊपर कि उसमें कौन कौन से केमिकल जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ना ये हमारी RCC को काफ़ी डैमेज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मान लो कोई ऐसी RCC का टैंक वगैरह बना रहे हैं जिसमें हमें किसी केमिकल को स्टोरेज करना है, तो वहाँ पे भी जो है उसी तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो चेक की जाती है, क्योंकि वो हमारे कंक्रीट को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। कोई हम ऐसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो सी में एक्सपोज होने वाली है, या जो समुद्र होता है उसके किनारे पे हम कोई स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो वहाँ पे भी हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। तो उसी तरीके से हमें सीमेंट को यूज करना होता है। इसके अलावा क्यूरिंग की बात की गई है, मिनिमम 10 डेज यहाँ पे लिखा गया है। और अगर कोई भी ऐसी हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस हैं जैसे गर्मियों वगैरह में दिल्ली NCR अगर आप देखोगे, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे जो है 45 से ऊपर 48 तक जो है टेम्परेचर चला जाता है, राजस्थान रीजन के अंदर टेम्परेचर इतना चला जाता है, तो ऐसे केस में हमें 14 दिन तक कम से कम जो है वो क्यूरिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 10 डेज तो कंपलसरी है, ये तो ऑल वेदर कंडीशन के हिसाब से दिया है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर अगर हो रहा है तो वहाँ पे हमें कम से कम 14 दिन तक क्यूरिंग जो है वो करनी ही करनी है। ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें CPWD बता रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आओगे तो फ्लाई एश के यूज के बारे में बात की गई है। देखो फ्लाई एश हम ना कॉन्क्रीट के अंदर दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला यूज तो क्या है कि हम डायरेक्ट उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं कॉन्क्रीट के अंदर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हैं।
दूसरा तरीका क्या है कि हम इनडायरेक्ट यूज करें। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट यूज का मतलब क्या है कि मान लो मैं साइट पे कंक्रीट बना रहा हूँ, रेडी मिक्स मेरे पास प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट पे मैं सीमेंट भी डाल रहा हूँ, उसमें मतलब कंक्रीट बनाते टाइम वहीं पे मैं सीमेंट भी डाल रहा हूँ, साथ ही साथ फ्लाई ऐश भी उसके अंदर डाल रहा हूँ। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है कि हम वो सीमेंट यूज कर रहे हैं जिस सीमेंट में पहले से ही फ्लाई ऐश जो है वो ऐड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेथड कि मैं फ्लाई ऐश यूज तो कर रहा हूँ, लेकिन वो फ्लाई ऐश मैं डायरेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, वो पहले से ही मेरे सीमेंट में इंक्लूड है, मतलब सीमेंट में मिली हुई आई है। तो ये कब डालते हैं और कब नहीं डालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप साइट पे ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं, अगर आप साइट पे ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें अलग से फ्लाई ऐश जो है वो मिक्स कर सकते हैं। अगर आप याद रख लेना इस बात को, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगर आप ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाते टाइम, तो आप उसमें अलग से फ्लाई ऐश जो है वो मिक्स कर सकते हैं। अब ये फ्लाई ऐश कितनी मिक्स करनी है आपको, ये बताएगा आपको आपका डिजाइन मिक्स। जो भी आप डिजाइन मिक्स बनवाते हो बाहर से, ठीक है, वो डिजाइन मिक्स आपको बताएगा कि आपको ओपीसी सीमेंट के साथ साथ आपको कितनी फ्लाई ऐश जो है उसके अंदर ऐड करनी है। अब नेक्स्ट आता है कि भाई मैं ओपीसी सीमेंट नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ पीपीसी सीमेंट, ठीक है। पीपीसी सीमेंट अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो पीपीसी सीमेंट के अंदर ऑलरेडी फ्लाई ऐश जो है वो मिलके आती है, तो अब हमें यहाँ पे अलग से फ्लाई ऐश जो है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये भी हमें कौन बताएगा, ये भी हमारे डिजाइन मिक्स में मेंशन रहता है कि अगर हम ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं तो हमें इतना सीमेंट यूज करना है, इतनी फ्लाई ऐश यूज करनी है। अगर हम पीपीसी सीमेंट यूज करें तो हमें डायरेक्ट इतना सीमेंट जो है वो ऐड करना है। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे डिजाइन मिक्स के ऊपर कि हमारे डिजाइन मिक्स में कौन सी क्वांटिटी किस तरीके से मेंशन की है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईएस कोड है, इस आईएस कोड में आप फ्लाई ऐश से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ सकते हैं। IS 3812 है, पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो इसमें आप जाके IS कोड में फ्लाई ऐश से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि मैक्सिमम आप 35% जो है वो फ्लाई ऐश एडिशनल ऐड कर सकते हो किसके अंदर, ओपीसी सीमेंट के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे बताया ना कि भाई मैं ओपीसी सीमेंट साइट पे यूज कर रहा हूँ और मेरे पास फ्लाई ऐश भी है, तो मैं इसमें फ्लाई ऐश ऐड करना चाहता हूँ, तो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 35% तक ही आप यूज कर सकते हो। आप 30% यूज कर सकते हो, 32% यूज कर सकते हो, 28% यूज कर सकते हो, 25% यूज कर सकते हो। ये परसेंटेज कितनी होगी ये हमारे डिजाइन मिक्स में मेंशन रहेगी, लेकिन मैक्सिमम सीपीडब्ल्यूडी ने मेंशन कर दिया कि 35 से ज्यादा आप यूज ही नहीं कर सकते हो। क्लियर। इसलिए अगर आप देखोगे ना, जैसे पीपीसी बैग जो आते हैं सीमेंट के, उसमें बैग पे ही बाहर लिखा रहता है कि फ्लाई ऐश इसमें ऐड और कितना परसेंट कंटेंट है, 18% है, 20% है, 25% है, वो आपके सीमेंट के बैग पे ही डला रहता है, लिखा रहता है, ठीक है। और ये ना सीपीडब्ल्यूडी में मेंशन भी करता है कि हमें यहाँ पे देखो लिखा हुआ है भी, BIS मेक इट मैंडेटरी टू प्रिंट द परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश ऑन ईच बैग ऑफ सीमेंट। तो अगर आप पीपीसी सीमेंट जो है वो परचेज करके ला रहे हो, आप जाना कभी साइट पे, आपकी साइट पे अगर पीपीसी सीमेंट है, अगर साइट पे नहीं है तो आप किसी ऐसी शॉप पे जाना जहाँ पे सीमेंट अगर कोई सेल करता है, तो वहाँ पे पीपीसी सीमेंट उनसे पूछना और उसके सीमेंट के बैग को आप जाके देखना, तो उसके बैग पे ना फ्लाई ऐश का कंटेंट जो है ना वो परसेंटेज में मेंशन रहता है कि इस पर्टिकुलर बैग के अंदर कितना परसेंट जो है वो फ्लाई ऐश इसके अंदर यूज किया गया है। तो ये मैंडेटरी भी है कि आप जो पीपीसी सीमेंट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस पर आपको परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश वो कंपलसरी है, आपको परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश उसमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो टर्म्स, देखो नेक्स्ट लिखी हुई है, वेल यूजिंग पीपीसी सीमेंट फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट व नो फर्दर एडमिक्सिंग ऑफ फ्लाई ऐश शैल बी परमिटेड। जो मैंने अभी यहाँ पे ऊपर बताया कि अगर आप पीपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं कंक्रीट में तो आप अलग से जो है फ्लाई ऐश उसमें नहीं ऐड करेंगे। अगर आप ओपीसी कर रहे हो तो ही आप उसमें ऐड करोगे, वो चीज़ यहाँ पे देखो लिखी हुई भी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में। तो जनरली इतने टाइप की रेनफोर्समेंट स्टील बार जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। माइल्ड स्टील जो है या फिर मीडियम टेंसाइल बार होती हैं वो यूज होती हैं। आज के टाइम पे माइल्ड स्टील जो है वो नहीं यूज होता है। माइल्ड स्टील जो है केवल स्ट्रक्चरल स्टील में यूज होता है। स्ट्रक्चरल स्टील का मतलब आपको बता देता हूँ, जो हमारे ट्रसेस वगैरह जो बनते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स जो बनती है, वहाँ पे जो स्टील यूज हो रही है उसको स्ट्रक्चरल स्टील बोला जाता है। और जो हमारी बार यूज हो रही है कंक्रीट के अंदर उनको रेनफोर्स सीमेंट, और जो रेनफोर्स बार उनको बेसिकली बोला जाता है।
अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग टाइप की होती हैं, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार होती हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर IS कोड के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा हार्ड ड्रोन स्टील वायर फैब्रिक कंफर्मिंग IS 1566। इसके अलावा स्ट्रक्चरल स्टील कंफर्मिंग टू ग्रेड A ऑफ IS 2062। और नेक्स्ट होता है सबसे ज़्यादा फेमस थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड TMT बार। तो सबसे ज़्यादा रेनफोर्स बार जो है वो यूज़ की जाती है, वो TMT बार ही यूज़ की जाती है। अब ये कैसे बनती हैं, पूरा एक डिटेल इनका प्रोसेस होता है। इनके बनाने के प्रोसेस और इनमें जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी परसेंटेज के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि कौन सी स्टील हमारी किस टाइप की है। क्लियर? तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें वो बन किस तरीके से रही है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो किस तरह का केमिकल कंपोजिशन है, इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये TMT बार होगी, ये हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होगी, ये माइल्ड स्टील बार होगी। तो क्लियर? आप डिटेल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, हालांकि इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप बात करोगे, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है माइल्ड स्टील इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द यूज इन द स्ट्रक्चर लोकेशन इन अर्थक्वेक। तो अगर आप कोई ऐसी स्ट्रक्चर, वैसे तो देखो आज के टाइम पे माइल्ड स्टील जो है वो रेनफोर्समेंट के में यूज नहीं की जाती है, लेकिन अगर आप कहीं पे यूज भी कर रहे हैं तो आपको ऐसी लोकेशन पे यूज करना है जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो ना के बराबर आते हो या बहुत ही कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हो। अगर जहाँ पे भी हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं, जैसे जोन 4 जोन 5 हो गया, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हम जोन 4 के अंदर रहते हैं, हमसे थोड़ा उत्तराखंड की तरफ को जाओगे 100 150 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे तो वो जोन 5 के अंदर आ जाता है। तो जिस लोकेशन पे हम रहते हैं बेसिकली एक तरीके से अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे कभी भी एक हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो है वो आ सकता है। क्लियर? तो आपको पता होगा कि अर्थक्वेक के अंदर जोन वाइज डिवाइड है, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5। तो जोन 1 जो है वो लेस इंटेंसिटी का है, मतलब सबसे लेस इंटेंसिटी का जो जोन होगा वो जोन 1 है, और हाई का जो होगा वो जोन 5 होगा। क्लियर? तो अगर आप जोन 5 जोन 4 में रह रहे हैं तो ये ऐसे जोन है सेंसिटिव कि यहाँ पे कभी भी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो है वो आ सकता है। इसके अलावा नॉमिनल मास, देखो डेंसिटी ऑफ जो है कंक्रीट रेनफोर्समेंट बार जो है अक्सर इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है। जब हम वेट कैलकुलेट करते हैं जनरली हम लोग जो है D²/162 ये एक फॉर्मूला है, इसको यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के लिए स्टील बार का वेट। ठीक है? तो D यहाँ पे डायमीटर है जो कि mm के अंदर है। मान लो मुझे 8 mm का वेट चेक करना है, कितना होता है 1 मीटर बार का, तो 8 × 8 डिवाइडेड बाय 162 जो कि लगभग 0.3950 समथिंग के बराबर इसकी वैल्यू आती है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये डेंसिटी होती है, जनरली ये डेंसिटी 7850 जो है क्यूबिक पर मीटर क्यूब के हिसाब से होती है। सेंटीमीटर के अगर आप देखोगे तो ये 7.85 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? ये इस तरीके से कैलकुलेट होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जब मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने गया था तो मेरे से डेंसिटी जो है वो पूछी गई थी, और मेरे से वेट कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था। मेरे से पूछा था कि अगर आपको डेंसिटी पता होगी तो क्या आप वेट कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैंने बताया था कि हाँ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने मेरे से पूछा तो रेनफोर्समेंट स्टील बार जो है उसका डेंसिटी क्या होती है, और मैं आपको बताऊँ मेरे को डेंसिटी नहीं पता थी। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ये वैल्यू होती है डेंसिटी की, तो आप हमें जो है 10 mm बार का आप जो है वेट कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको भी प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो वेट का टॉलरेंस दिया हुआ है। टॉलरेंस कैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है ना, वेट टॉलरेंस की वजह से ही बिलिंग में या फिर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। हमें स्टैंडर्ड वेट पता है, हमें क्या पता है, हमें स्टैंडर्ड वेट पता है। कैसे पता है? हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी से हम उसका स्टैंडर्ड वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई 8 mm की अगर कोई मेरी बार है जिसकी 1 मीटर अगर लेंथ है तो उसका वेट होगा 0.39 kg। अगर कोई 10 mm की बार है उसका 1 मीटर का वेट होगा कितना, 0.62 kg, 0.62 kg। अगर कोई 12 mm की बार है उसका 1 मीटर का वेट होगा 0.89। ऐसे 16 mm का 1.58 होता है, ऐसे 20 mm का 2.47 होता है। ठीक है? और 25 का शायद 3.58 या 85 कुछ इस तरीके से वैल्यू होती है। ये सब क्या है? ये स्टैंडर्ड वेट है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड वेट है।
क्या साइट पे जब हम रेनफोर्समेंट बार हमारी साइट पे आती है, क्या ये स्टैंडर्ड वेट हमारे उस वेट से मैच करता है? नहीं मैच करता है। हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन जो है वो ज़रूर होता है। उसी वेरिएशन के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टेबल यहाँ पे दी गई है कि अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 तक के डायमीटर के लिए अगर कोई भी बैच में मतलब पूरा एक जो बंडल हो गया आपका, आप बोल लीजिए, या पूरा एक जो लोट पूरा का पूरा आया है, उससे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो +-7% तक का अगर वेरिएशन है, +-7% का वेरिएशन है, वो एक्सेप्टेबल है। इंडिविजुअल सैंपल के अंदर अगर आप देखोगे तो -8% तक का वेरिएशन जो है वो परमिसिबल है। और अगर आप एक सिंगल कॉइल होता है ना, बंडल के अंदर आता है, तो उसके अंदर +-8% का परमिसिबल है। 10 से 16 के अंदर बैच में जो है वो 5% +-, इंडिविजुअल में -6% और कॉइल के अंदर +-6%। ऐसे ही 16 से ऊपर +-3%, -4 और यहाँ पे +-4%। कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने जो है क्या किया, आपने जैसे बैच की अगर मैं बात करूँ कि आपने जो है 16 का डायमीटर का वो मंगवाया, उसका सपोज करो 15 टन जो है उसका वेट है, 15 टन जो है उसका वेट है। आप जो है नंबर ऑफ बार से आप उसका स्टैंडर्ड वेट कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी उसका स्टैंडर्ड वेट आएगा और जो उसका एक्चुअल वेट है, जो आपने वहाँ पे कांटा यूज़ करके जो आपने उसका वेट चेक किया, उसके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है और ये देखना है कि वो डिफरेंस क्या 3% ± है या नहीं। अगर वो 3% से ज़्यादा अगर चला जाता है तो फिर हमारी जो है वो रेनफोर्समेंट बार या 3% से कम आती है, तो फिर उसके लिए अलग और टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। देन उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या फिर इसको रिजेक्ट किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस इन मांस, ये आपसे जो है क्वेश्चन जो है इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 2.5% प्रूफ स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस क्या होती है? वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिस स्ट्रेस पे हमारा जो स्टील का सेक्शन है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। तो इलास्टिक लिमिट आपको पता होगी। इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि वो लिमिट जिस लिमिट तक जो है डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट नहीं होता है। मतलब आपने कोई लोड अप्लाई किया और वो जो है उसकी विद इन द इलास्टिक लिमिट है, तो वो डिफॉर्मेशन जो है वो वापस अपनी उसी स्टेज में आ जाएगा। जैसे हम इलास्टिक को खींचते हैं ना, एक टाइम आता है कि हम इलास्टिक को खींचते हैं, वो खिंचती रहती है, उसके बाद हम उसको लोड को हटा लेते हैं तो वापस उसी शेप में आती है। एक टाइम क्या आता है कि हम इलास्टिक को खींचते रहते हैं और वो ब्रेक कर जाती है। तो ब्रेक जब हुई, वो उसका क्या है जो है यील्ड स्ट्रेस है, जिस स्ट्रेस पे वो ब्रेक कर गई है, मतलब उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, वो वापस अपनी शेप के अंदर नहीं आ सकती है। सो उन्हीं की यहाँ पे आपकी जो है वैल्यू दी गई है। FE 415 में 415 होती है, FE 415D में 415, 500 में 500, 550 में 550, तो इस तरीके से होती है। इसके अलावा इलोंगेशन चेक किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, फिजिकल टेस्ट के अंदर हम लोग जो है उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं और उसकी इलोंगेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी इलोंगेशन भी दी गई है, जो कि यहाँ पे 14.5 है, यहाँ पे 18 है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 16 और 14.5। इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे देखो मिनिमम दी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 485 से कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 500 से कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 565 से कम नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे 600 से कम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा 10% मोर देन जो हमारी ये वाली है, ये इससे हमारी 10% ज़्यादा होनी चाहिए। FE 415 के केस में, 415D के केस में 12% होनी चाहिए, और यहाँ पे देखो FE 500D के केस में यहाँ पे जो है 10% होनी चाहिए, और 550D के केस में ये 8% ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे दी है, जो आपको यहाँ पे बेसिकली जो है इसके अंदर दिख जाएगी। टोटल एलोंगेशन दिया गया है, जो कि यहाँ पे 5 आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये वैल्यूज़ हैं जो कि आप पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए IS कोड अगर आप देखोगे तो ये IS कोड है। इस IS कोड को भी आप डाउनलोड करके सारी की सारी चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और टेबल है यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप QA/QC या लैब वगैरह में अगर आप जॉब करें तो देखो मेन जो आपके उसके कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर एंड द फास्फोरस, तो यहाँ पे देखो 415, 415D, 500, 500D और 550D। सो यहाँ पे देखो कार्बन की परसेंटेज है, ये मिनिमम परसेंटेज जो है यहाँ पे दी गई है, जो कि उसके अंदर होनी चाहिए। क्लियर, सॉरी, मैक्सिमम परसेंटेज दी है। मतलब अगर आप 415 का कोई भी रेनफोर्समेंट बार यूज कर रहे हो तो उसमें कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो 0.30 होनी चाहिए, सल्फर की परसेंटेज 0.060 होनी चाहिए, फास्फोरस की 0.06 होनी चाहिए, और कंबाइन करके जो है सल्फर एंड फास्फोरस की 0.010 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम दी गई है।
ऐसी 415D में अगर आप देखोगे तो 0.25, 0.045, 0.045 और कंबाइन जो है 0.085 जो है इस तरीके से यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आपके केमिकल कंपोजिशन के बारे में जो है बेसिकली यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे उसकी स्टोरेज की बात की जाती है। तो जनरली देखो हमें जो भी हमारी रेनफोर्समेंट बार होती है ना, उनका हमारा प्राइम मोटिव हमारा ये होता है स्टोर करने का कि उनमें जंग ना लगे। तो हमें उनको इस तरीके से स्टोर करके रखना है कि वो डायरेक्ट किसी वाटर के, किसी मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में ना आए। कई बार जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी सोइल होती है ना, ग्राउंड सरफेस होता है ऐसे जिस जो हार्ड नहीं होता है, उसी पे हम लोग रेनफोर्समेंट बार जो है वो रख देते हैं। तो नीचे वाली जो सोइल के कांटेक्ट में जो हमारी रेनफोर्समेंट बार रहती है उसमें कोरोजन लग जाता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तो हमें उसको जिस भी प्लेस पर रखना है वो हार्ड होना चाहिए, और कोशिश करो थोड़ा ज़मीन से उठा के उसको रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी ऐसे सरफेस पे आपको नहीं रखना है जहाँ पे वाटर लॉगिंग वगैरह होती हो, जहाँ का सरफेस में मॉइस्चर हो, वरना उसमें कोरोजन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप थोड़े से लंबे टाइम के लिए उसको रख रहे हो तो उसके ऊपर हम लोग जो है सीमेंट की स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट की स्प्रे करने से भी क्या होता है कि उस पर कोरोजन वगैरह जो है नहीं लगता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि इट मे बी अचीव बाय ट्रीटिंग द सरफेस ऑफ रेनफोर्स विद सीमेंट वॉश, ठीक है। या आज के टाइम पे ऐसे केमिकल वगैरह भी आते हैं, या आज के टाइम पे डायरेक्ट कंपनी ही उस पर ऐसी केमिकल कोटिंग करके देती है कि उस पर कुछ टाइम पीरियड के तक जो है वो उसमें कोरोजन की समस्या जो है वो नहीं आती है, ठीक है। और एक और चीज़ लिखी गई है कि डिफरेंट साइज डिफरेंट लेंथ की जो रेनफोर्समेंट है उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है उनको अलग अलग स्टोर करना चाहिए। ये नहीं कि आपने नीचे यहाँ पे आपने जो है ये स्टॉक लगा दिया 8 mm बार का, इसी के ऊपर आपने यहाँ पे 10 mm का रख दिया, इसी के ऊपर आपने 16, नहीं, ये आपका 8 mm का है तो यहाँ पे 8 mm ही आना चाहिए, यहाँ पे आपका 10 mm अलग आना चाहिए, 16 mm का जो है वो आपका अलग आना चाहिए। तो इस तरीके से ही आपको उसको जो है उसकी जो है स्टोरेज जो है वो करनी है। तो ये हमारा था रेनफोर्समेंट बार से रिलेटेड। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जो है फॉर्मवर्क के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारा जो फॉर्मवर्क होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो हमारी रेनफोर्समेंट बार होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा फॉर्मवर्क। तो जनरली फॉर्मवर्क अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मवर्क क्या होता है, तो फॉर्मवर्क एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है या फिर एक मोल्ड होता है जिसको यूज किया जाता है जो हमारी कंक्रीट है उसको तब तक वो होल्ड करे, तब तक जो जब तक वो सेट ना हो जाए। जो भी शेप हमें रिक्वायरमेंट होती है उस शेप में हम लोग फॉर्मवर्क लगाते हैं, देन उसके अंदर उसकी लूज जो कंक्रीट है उसको फिल करते हैं। कुछ टाइम के बाद हमारी जो कंक्रीट होती है वो सेट हो जाती है। सेट होने के बाद हम फॉर्मवर्क को जो है रिमूव कर लेते हैं। ये वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। वर्टिकल मेंबर जैसे हमारी वॉल्स हो गया, इसके अलावा हमारी फाउंडेशन की जो साइड्स होती हैं, कॉलम हमारे हो गए, ये सब वर्टिकल होता है। स्लैब वगैरह में जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल जो है वो यूज होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब जो डायमेंशन का टॉलरेंस होता है। कई बार आपने देखा होगा साइट पे कि जब हम साइट पे फॉर्मवर्क वगैरह चेक करने जाते हैं या फिर जब हम फॉर्मवर्क सेट करते हैं साइट पे, तो जो एक्चुअल साइज हमारी ड्राइंग के अंदर दिया हुआ होता है वो कई बार साइज हमें नहीं मिल पाता है। तो उसी के लिए जो है CPWD ने कुछ टॉलरेंस की लिमिट दी है कि अगर आपका साइज जो है टॉलरेंस की लिमिट में है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और अपना वर्क एग्जीक्यूट करिए। अगर टॉलरेंस की लिमिट में नहीं है तो आप उसको हटाइए और नया जो है फॉर्मवर्क करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम एंड द बीम, कॉलम एंड बीम की यहाँ पे बात की गई है +10 mm और -5 mm। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई कॉलम है जिसका साइज ड्राइंग के अंदर दिया है 300 बाई 300 mm, ठीक है। लेकिन जब आप साइट पे चेक करने जाते हो और आपको साइज 300 की जगह 310 मिलता है, या आपको 295 साइज जो है वो मिलता है मेजर करने पे, तो ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल है एज पर CPWD स्पेसिफिकेशन, क्योंकि CPWD हमें बोल रहा है कि +10 mm और -5 mm का जो टॉलरेंस है डायमेंशन के अंदर वो एक्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे फुटिंग का। तो फुटिंग की जो डायमेंशन है, मान लो कोई फुटिंग है वो 1200 बाई 1200 की फुटिंग है, 1200 बाई 1200 की फुटिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो +50 mm और -10 mm, तो 1250 भी अगर वो मिल रही है, 1250 भी अगर वो मिल रही है तो वो जो है क्या है, एक्सेप्टेबल है। और अगर 1190 भी मिल रही है तो भी वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 50 + 50 mm और -10 mm तक जो है वो एक्सेप्टेबल है। इसके बाद जो है इसेंट्रिसिटी इन प्लान। इसेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि मान लो ये आपका फाउंडेशन है और बीच में यहाँ पे आपके कॉलम है,
ठीक है। तो जनरली मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या होता है ड्राइंग के अंदर, ये हमारी डायमेंशन जो है वो इक्वल होती है। ज़्यादातर केस के अंदर हमारा जो कॉलम होता है वो फाउंडेशन के सेंटर में होता है। लेकिन कई बार जब हम फाउंडेशन यहाँ पे लगा रहे हैं फॉर्मवर्क वगैरह, तो पता चला कि एक साइड की डायमेंशन थोड़ी बढ़ गई है, दूसरी साइड का थोड़ा कम हो गया, मतलब वो सेंटर में नहीं है। तो यहाँ पे इसकी वो चीज़ मेंशन की गई है कि 0.25 टाइम्स द विड्थ, जो भी इसकी विड्थ है उसका अगर 0.25 है, जो भी मान लो 1200 अगर इसकी विड्थ है, तो उसको आप 0.02 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी। इसके अलावा बट नॉट मोर देन 50 mm, ठीक है। सो जो भी आपकी डायमेंशंस है उसका 0.2 टाइम्स होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम आपका 50 mm होना चाहिए। तो 0.2 इंटू डायमेंशन और या फिर 50 mm, इनमें से जो भी वैल्यू कम रहेगी उसी वैल्यू को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। मान लो 1 मीटर डायमेंशन है तो 1 मीटर इंटू 0.02, तो ये कितना हुआ, 20 mm हुआ। क्लियर। और मैक्सिमम लिमिट कितनी दी है, 50 mm। तो इन दोनों में से कौन सा लोअर साइड है, 20 mm। तो मैं यहाँ पे 20 mm को कंसिडर करूंगा। मान लो ऐसा होता है कि ये वैल्यू जो है 60 mm आ जाती है, ये वैल्यू कितनी आ जाती है 60 mm। अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई, मान लो ये मेरा 3 मीटर होता 3000, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते तो मेरा 60 mm आता। लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50। तो मैं इसको 50 mm कंसिडर करके कि भाई इसको 50 तक एडजस्ट करो, 50 से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप थिकनेस देखोगे, मान लो ये मेरी फुटिंग है, ये मेरी फुटिंग है, ऊपर यहाँ पे कॉलम गया हुआ है, ये इसकी जो थिकनेस है, इसमें भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है 50 mm और 0.05 टाइम्स द स्पेसिफाइड थिकनेस विच एवर इज द लेस। अगर आपकी थिकनेस मान लो 1 मीटर है, आपकी थिकनेस जो है वो 1000 mm है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.05 से, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है मेरा 50 mm, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट भी 50 mm है। मान लो कुछ केस के अंदर क्या होता है कि ये थिकनेस ना आपकी ज़्यादा बढ़ गई, ये थिकनेस आपकी मान लो ये 2 मीटर था, 2 मीटर और इंटू यहाँ पे 0.05 अगर मैं इसको करूँ तो ये 100 mm यहाँ पे वैल्यू आएगी। ये 100 है और ये 50, तो दोनों में से लोअर साइड कौन सी वैल्यू है, 50 mm। तो मैं यहाँ पे 50 mm को कंसिडर करूंगा और उसको बोलूंगा कि इसको कम से कम 50 mm तक इसको सही करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो यहाँ पे टॉलरेंस इन डायमेंशन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे फॉर्मवर्क चेक करने जाते हैं तो डायमेंशन का टॉलरेंस आपको मिलता ही मिलता है। खासकर जब हमारा फॉर्मवर्क जो है थोड़ा सा पुराना होता है, जब उसके मल्टीपल रिपीटिशन हो जाते हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं हमें डायमेंशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। जब हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, सेकंड टाइम यूज़ करते हैं, या जब हमारा जो मटेरियल होता है वो फ्रेश होता है, उस टाइम पे हमें डायमेंशन जो है वो लगभग सिमिलर ही मिलती है। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है वैसे वैसे डायमेंशंस हमें थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ जनरल कंडीशन लिखी हुई हैं जो कि बहुत ही कॉमन सेंस वाली बातें हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी हम फॉर्मवर्क कर रहे हैं वो कम से कम इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपना खुद का लोड भी ले सके, साथ ही साथ जो उस पर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है, जो भी हम कॉन्क्रीटिंग वगैरह कर रहे हैं उसका लोड भी वो ले सके। कई बार ऐसे होता है कि हमने फॉर्मवर्क किया, फॉर्मवर्क ने अपना लोड तो ले लिया जैसे ही, लेकिन हमने कॉन्क्रीटिंग करना स्टार्ट किया वो फेल कर गया। क्लियर। या कई बार ऐसा होता है कि हमने मान लो कॉलम की शटरिंग की, उस पर प्रॉपर सपोर्ट वगैरह नहीं लगाई, हमने जैसे ही वाइब्रेटर लगाया वो फट जाती है। तो ये बहुत सारे फेलियर्स होते हैं शटरिंग में, और आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो भी शटरिंग अगर आप लगा रहे हो तो वो कम से कम एटलीस्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आने वाले लोड को जो है वो झेल सके। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे मटेरियल के बारे में बात की गई है। तो जनरली वर्टिकल के लिए हम लोग सपोर्ट्स वगैरह जो प्रॉप जैक वगैरह यूज होते हैं, छोटी साइटों पे आपको जो है वुडन की जो बल्ली होती है वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो बड़ी साइटों पे होते हैं वहाँ पे एमएस के जो प्रॉप जैक होते हैं वो बेसिकली जो है वो यूज़ किए जाते हैं। आप नेट पे जाके देख लेना, दोनों आपको मिल जाएंगे कि प्रॉप जैक क्या होता है आपकी, और जो बल्ली वगैरह होती है वो क्या होती है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट करने के लिए जैसे स्लैब वगैरह की सपोर्ट होती है, तो उसमें हम लोग जो है बैटन का यूज़ करते हैं। ऊपर का जो सरफेस होता है वो जनरली या तो प्लेट होती है हमारी एमएस की प्लेट होती है, ठीक है, और या फिर हमारी जो है 12 mm की प्लाई हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। वाटर प्रूफ प्लाई आती है 12 mm की, लेकिन जनरली जो है बड़ी स्ट्रक्चर्स में एमएस को ही जो है वो जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। जो छोटे वर्क्स होते हैं उसमें प्लाई जो है वो परमिसेबल होती है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स पे हमेशा स्टील के सेक्शन को ही जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये मजबूत होते हैं और लोड को बियर कर लेते हैं। लेकिन जो प्लाई होती है या फिर वुडन के जो बैटन वगैरह होते हैं वो उतना लोड नहीं ले पाते हैं, तो कई उस केसेस में जो है हमारी शटरिंग जो है वो फेल भी कर जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर केस के अंदर जो है बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो है हमेशा स्टील की जो एमएस प्लेट वगैरह होती है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है।
फॉर्मवर्क एंड कंक्रीटिंग ऑफ द अपर फ्लोर शेल नॉट बी डन अंटिल कंक्रीट ऑफ द लोअर फ्लोर शेल सेट एटलीस्ट फॉर 14 डेज। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लो कोई भी मल्टी स्टोरी में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट फ्लोर है, उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट फ्लोर है, उसके बाद मेरा ये नेक्स्ट फ्लोर है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मेरा ये वाले फ्लोर की कंक्रीट अभी प्रॉपर सेट भी नहीं हुई और मैं जल्दीबाजी में जो ऊपर के फ्लोर की कंक्रीटिंग स्टार्ट करने का प्लान कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया है कि आप ऊपर वाले फ्लोर की कंक्रीटिंग तभी कर सकते हैं जब आपके कम से कम नीचे वाले फ्लोर को 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप मल्टी स्टोरी काम कर रहे हैं तो आप नीचे वाली, मान लो आपको ऊपर की स्लैब कास्ट करनी है, तो आपको ये चेक करना होगा कि जो नीचे वाली जो स्लैब है उसे कम से कम 14 डेज जो है वो हो चुके हों, तभी आप जो है उसके ऊपर वाली स्लैब को जो है कास्ट कर सकते हैं। वरना आपकी जो नीचे वाली जो स्लैब है वो आपकी क्रैक कर सकती है, वो फेल कर सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ओनली स्टील शटरिंग सेल बी यूज। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप जितने बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप जाओगे वहाँ पे आपको स्टील के फॉर्मवर्क ही आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा। आप जाओ मेरे ब्रिजेस में, जितनी भी हैवी स्ट्रक्चर्स होती है वहाँ पे स्टील ही यूज होता है। छोटे प्रोजेक्ट्स पे जो है हम लोग MS की प्लाई वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन वो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ही रिकमेंडेड रहती हैं। लेकिन हालांकि कुछ बिल्डर्स वगैरह जो है वो बड़ी साइटों पे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो क्योंकि उसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है ना वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे स्टील के सेक्शंस होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है जो अक्सर साइटों पे होती है, आपकी जो फ्लोर की हाइट है। अगर आपके फ्लोर की हाइट 3.5 मीटर से ज़्यादा है तो उस केस में आपको डबल स्टेजिंग करके जो है क्या करनी पड़ेगी, फॉर्मवर्क करनी पड़ेगी। कैसे करना पड़ेगा, मान लो मुझे ये स्लैब कास्ट करनी है जिसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा, 3.5 मीटर से ऊपर ये हो रहा है तो एक फ्लोर मैं यहाँ पे करूँगा और सबसे पहले नीचे में एक बेस बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट पे फिर मैं यहाँ पे इस पर जो है फॉर्मवर्क लगाऊंगा। तो ये डबल हाइट बेसिकली इसको बोला जाता है। इसका कॉन्ट्रैक्टर को अलग से पेमेंट दिया जाता है नीचे वाले का, और इसका अलग से पेमेंट दिया जाता है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि मल्टी स्टेजिंग आपको जो है इसके अंदर करनी पड़ती है अगर आपकी हाइट जो है ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा हाइट में कभी भी एक बार के में जो है हमें फॉर्मवर्क जो है वो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जो है फेलियर होने के, उसके फेल करने के चांसेस जो है उसके होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बात की गई है कैंपर के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब कोई ज़्यादा बड़ा सेक्शन होता है तो उसमें जो है बीच में एक चैम्पर जो है वो प्रोवाइड करने के लिए बोला जाता है। मान लो मेरा ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है तो मैं क्या करूँगा, बीच में से जो फॉर्मवर्क है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दूंगा, और जब उसके बाद कंक्रीटिंग हो जाएगी, जब वो सेट होएगा, फॉर्मवर्क हटेगा तो वो हल्का फुल्का सेटल होकर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये बेसिकली सेंटर में हमें हाइट जो है वो देनी होती है। ये आपकी ड्राइंग के अंदर भी मेंशन रहता है। अगर कोई बड़े स्पैन का बीम होता है तो वहाँ पे भी मेंशन रहता है। अगर ड्राइंग में मेंशन नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 mm पर मीटर, 4 mm पर मीटर। मान लो आपका कोई बीम है, आपका जो बीम है वो कितना है, मान लो ये 4 मीटर का है आपका बीम, ठीक है। तो सेंटर पे हमें यहाँ पे देना है इस पे, तो यहाँ पे कितना दिया गया है 4 mm पर मीटर, ठीक है। तो मुझे सेंटर पे आने के लिए 2 मीटर मुझे डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 8 mm का जो है मैं इसको सेंटर से अप कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से इसको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो स्लोप भी दिया गया है, 1 to 250 का स्लोप भी आप इसके अंदर दे सकते हो। वैसे जनरली अगर आप देखोगे ना तो ड्राइंग के अंदर मेंशन कर दिया जाता है कि आपको सेंटर में इसको इतना जो है अप करना है, वो शटरिंग की जो ड्राइंग्स आती हैं उनमें मेंशन कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसका आगे वाला पोर्शन, जैसे मेरा कोई भी कैंटिलीवर बीम है, ये मेरा क्या है यहाँ पे जो है कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर आगे की तरफ पोर्शन निकला हुआ है, तो इसमें भी मेंशन किया गया कि ये जो आगे वाला पोर्शन है ना इसको थोड़ा सा अप कर दिया जाता है। किस तरीके से अप किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली इसको स्ट्रेट ना करके हल्का सा जो है इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया जाता है, इस तरीके से हल्का ऊपर की तरफ कर दिया जाता है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है ताकि कल को अगर इस पर लोड आए तो ये जब शटरिंग वगैरह खुले तो हल्का सेटल हो जाए नीचे की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी दिया गया है वो कितना होना चाहिए, 1/5 ऑफ जो उसकी प्रोजेक्टेड लेंथ है, ठीक है। तो जितनी भी इसकी लेंथ है, मान लो इसकी 1 मीटर लेंथ है तो 1000 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। सो यहाँ पे 20 mm जो है हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, अप कर देंगे, अगर मेरा 1 मीटर में आप आगे इसको प्रोजेक्टेड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डी शटरिंग टाइम जो है यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितने भी हमारे वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, चाहे हमारे कॉलम है, वॉल्स हैं, या फिर बीम की जो हमारी साइड होती है, अगर हम ओपीसी सीमेंट यूज करें 33 ग्रेड का, तो 16 से 24 घंटे में हम उसको फॉर्मवर्क हटा सकते हैं। अगर हम 43 ग्रेड का कर रहे हैं ओपीसी सीमेंट, तो 16 से 24 घंटे। अगर हम पीपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 24 से 36 घंटे में हमें उसकी शटरिंग रिमूव कर सकते हो। तो आपने देखा होगा जनरली जब हम कॉलम वगैरह कास्ट करते हैं, रिटेनिंग वॉल वगैरह कास्ट करते हैं, तो लगभग 24 घंटे में हम उनकी जो शटरिंग होती है उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन जब यही बात आती है हमारी स्लैब के केस में, तो स्लैब के केस में यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया है। अगर मुझे स्लैब की जो प्लेट होती है जिसपे स्लैब मेरी रुकती है, ये मेरी स्लैब की प्लेट हो गई, इस तरीके से स्लैब की प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। उसके नीचे जो है हम उसको जो है इस तरीके से हमारे जो बैटन वगैरह लगे हुए होते हैं, या हमारे जो आई सेक्शंस होते हैं स्टील के वो, और यहाँ पे ऐसे प्रोप जैक लगा हुआ होता है, ये इसको सपोर्ट करता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये प्रोप जैक होता है, ये सपोर्ट करता है। तो बेसिकली, और इसके ऊपर हम लोग जो है क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जो हमारी सॉफिट होती है, जो प्लेटें होती हैं, इनको सॉफिट बोलते हैं, ये हम हटा सकते हैं कितने दिन में? 3 दिन में। अगर हम 33 यूज कर रहे हैं, ओपीसी 43 यूज करें तो भी 3 दिन में हटा सकते हैं, और अगर हम पीपीसी कर रहे हैं वो भी हम 4 डेज के अंदर इसको हटा सकते हैं। सेम चीज अगर हम ये बीम के नीचे भी यूज करें तो उसको 7 डेज में, और पीपीसी अगर हम यूज करें तो 10 डेज में। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर आपने प्लेट हटाई, तो प्लेट हटाते के साथ ही आपको यहाँ पे इसमें स्लैब को सपोर्ट देने के लिए प्रोप जैक की सपोर्ट जो है वहां पे भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेम चीज ये बोला है, प्रोप्स टू बी फिक्स इमिडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द फॉर्मवर्क, ठीक है। तो मेरी ये जो स्लैब है, इसके नीचे से अगर मैंने प्लेट हटा भी दी, तो मैं यहाँ पे जो है प्रोप जैक जो है वो सेट कर दूंगा इसको सपोर्ट देने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने 3 दिन में ये प्लेटें हटा दी और मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, नहीं, वो क्रैक कर सकती है, फेल कर सकती है। तो हमें इसको सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पे प्रोप जैक जो है वो फिल कर देंगे। सेम चीज हम यहाँ से बोल रहे हैं। अब ये जो प्रोप हमने लगाए हैं, इन प्रोप को हम कब हटाएंगे? यहाँ पे अगर आप देखो, अगर 4.5 मीटर तक का स्पैन है तो हम 7 दिन में, 7 दिन में, और पीपीसी सीमेंट में 10 दिन में हटा सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पे जो है स्लैब 4.5 मीटर से ऊपर है तो 14 दिन, 14 दिन और 20 दिन में मुझे हटाना है, ये चीज ध्यान रखना। और बीम के केस में मुझे कब हटाना है? अगर मेरा 6 मीटर तक का स्पैन है तो 14 दिन, 14 दिन, 20 दिन, और अगर मेरा 6 मीटर से ऊपर का स्पैन है तो 21 दिन, 21 दिन और 30 दिन। तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीजें जो है ध्यान रखनी है कि अगर आपका 4.5 मीटर तक का स्पैन है स्लैब के केस में, तो आप 7 दिन के अंदर, मैक्सिमम पीपीसी के केस में 10 दिन तक आप जो है प्रोप हटा सकते हो। अगर 4.5 मीटर से ज्यादा का स्पैन है तो 14 दिन ओपीसी के केस में और 20 दिन पीपीसी के केस में आप उसको हटाना पड़ेगा। और बीम के केस में आप, या कोई आर्क अगर आपने बनाई है तो 6 मीटर स्पैन पे 14 दिन तक, पीपीसी के केस में 20 दिन तक, और 6 मीटर से ऊपर का स्पैन है तो 21 दिन, 21 दिन, और मैक्सिमम जो है 30 दिन के केस में आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी फॉर्मवर्क रिमूव आपने किया, रिमूव करते टाइम अगर आपकी स्ट्रक्चर में कोई डैमेज हुआ, या फिर आपकी स्ट्रक्चर में कोई पहले से ही अंदर डैमेज निकला, जैसे हनीकॉम्बिंग वगैरह निकल जाती है, तो विद इन 24 आवर्स जो है हमें उसको रिमूव करना होता है। विद इन 24 आवर्स हमें उसको क्या करना है? रिपेयर करना है। ऐसे नहीं कि आपने फॉर्मवर्क रिमूव करते टाइम मान लो आपका कॉलम में कुछ डैमेज आ गया, कुछ कंक्रीट के सरफेस में कुछ डैमेज आ गया, और आप उसको 3-4 दिन बाद आप उसको रिपेयर कर रहे हो। नहीं, अगर कोई भी रिपेयरिंग आती है तो विद इन 24 आवर्स जो है आपको उसको रिपेयर कर देना है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा ऑयलिंग ऑन द सरफेस कंपलसरी होती है। अगर आप कोई भी फॉर्मवर्क करते हैं तो उस पर ऑयलिंग कंपलसरी है, क्योंकि ऑयलिंग करने से क्या होता है कि जब हम डीशटरिंग करते हैं तो बड़े ही आसानी से डीशटरिंग हो जाती है। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि हैवी मिनरल ऑयल या फिर प्यूरिफाइड सिलेंडर, जो गाड़ियों में मोबिल ऑयल यूज होता है ना, वो प्यूरिफाइड फॉर्म में अगर आप उसको भी यूज कर सकते हो, नॉट लेस देन 5% पेंथाक्लोरोफिलोन कंफर्मिंग IS 716 मिक्स टू ए विस्कोसिटी ऑफ 70 से 80%। तो ये बेसिकली इसका जो है यहाँ पे IS कोड है IS 716। इसमें जाके आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो कि कौन से टाइप का फॉर्मवर्क जो रिमूवल ऑयल है हम वो यूज कर सकते हैं, क्या उसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप जो है इस पर्टिकुलर IS कोड के अंदर आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ कि आफ्टर 3 to 4 यूजेस, जनरली देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई भी फॉर्मवर्क यूज करते हैं, और फॉर्मवर्क यूज करते जैसे उस पर लोड आता है तो उसके सरफेस में कुछ ना कुछ डैमेज होता है। उसके बाद जब हम उसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ डैमेजेस जो है वो जरूर होते हैं। तो जनरली ये रिकमेंडेड किया जाता है कि आपको हर रिमूवल के बाद उसका इंस्पेक्शन करना है।
इंस्पेक्शन करने के बाद में अगर कोई मेजर डिफेक्ट आपको दिखता है तो वो आपको रिपेयर करना है। और मैंडेटरी है कि 3 से 4 यूज के बाद तो आपको जो है उसको कंपलसरी है कि आपको उसको रिपेयर करना ही करना है, और जो भी डैमेज आपकी फॉर्मवर्क है उसको हटवाना है। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट इंस्पेक्शन तो क्या होता है कि जब आपने उसको रिमूव किया, रिमूव करते ही आपको इंस्पेक्शन देखना है कि हाँ सही है फिर नहीं है, और 3 से 4 रिपीटिशंस के बाद तो कंपलसरी हो जाता है। और कई जगह पे तो ऐसा होता है कि 3 से 4 रिपीटिशंस के बाद में नई शटरिंग ही जो है वो यूज की जाती है। इसके अलावा इंस्पेक्शन, देखो यहाँ पे इंस्पेक्शन के बारे में बात की गई है कि अगर आप एज ए इंजीनियर हैं, साइट इंजीनियर है, क्वालिटी इंजीनियर है, तो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। ये काफ़ी सारी लंबी चौड़ी भाषा यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे फॉर्मवर्क अगर आप चेक करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखनी है। सबसे पहले तो आपको देखना है मटेरियल, कि एक्चुअल में जो मटेरियल यूज हो रहा है क्या वो मटेरियल जो है एज पर जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। दूसरा, जो मटेरियल यूज हो रहा है उस मटेरियल की कंडीशंस क्या है, क्या वो मटेरियल सही है, क्या जो हम प्लेटें वगैरह यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर शेप में है या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कोई बैंड है या फिर उसमें जो है कोई डिफेक्ट है। ये चीज़ें आपको जो है चेक करनी है लगने से पहले ही। उसको मटेरियल को आपको जाके इंस्पेक्ट करना है, जो भी खराब मटेरियल है वो आपको साथ के साथ ही हटवाना है। इसके अलावा आपको देखना है उसका अलाइनमेंट, ठीक है, कि जो मान लो बीम का जो साइज है वो एज पर साइज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, जो स्लैब का लेवल है वो एज पर लेवल है या फिर नहीं है। जो अलाइनमेंट है, मान लो मेरे ये बीम के पैनल्स हैं, इस तरीके से स्लैब के पैनल बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्लैब के पैनल बनते हैं। क्लियर, ये हमारे जो है स्लैब के पैनल बनते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो अलाइनमेंट है ये प्रॉपर है या फिर नहीं। जैसे ये अलाइनमेंट आपका होगा इस तरीके से, तो अगर आपकी ड्राइंग के अंदर कोई बीम बिल्कुल स्ट्रेट दिया है तो वो साइड पे एक्चुअल में बिल्कुल स्ट्रेट है या फिर नहीं है। तो ये अलाइनमेंट बेसिकली देखना होता है। हम कोई कॉलम की फॉर्मवर्क देख रहे हैं तो वो वर्टिकल है या फिर नहीं है। हम कोई वॉल की फॉर्मवर्क देख रहे हैं तो वर्टिकल है या फिर नहीं है। तो ये हमें चीज़ें चेक करनी है। इसके अलावा हमें चेक करना है सपोर्ट, कि जो बेसिकली उसको फॉर्मवर्क को रोकने के लिए जो सपोर्ट दी गई है वो प्रॉपर सपोर्ट दी है या फिर नहीं है। क्या वो वर्टिकल, जैसे स्लैब के केस में जनरली लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्ट्रेट ना लगा के हल्की उसको इंक्लाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि ये एक्चुअल में ऐसे इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट ऐसे वर्टिकल होनी चाहिए। इसके अलावा क्लैंप लगाए जाते हैं, ब्रेसिंग उसको बोला जाता है। मल्टीपल, जैसे हमारे क्या होगी, ये मल्टीपल प्रोप हमारे जो हैं वो लगे हुए हैं। तो जब ऊपर लोड आएगा तो लोड आने के बाद में ये भी हो सकता है कि मान लो इसमें से एक दो प्रोप जो है वो हट गए या फेल कर गए, तो आपके सारे प्रोप भी फेल कर सकते हैं। तो इसलिए उसको रोकने के लिए ऐसे ब्रेसिंग की जाती है, यहाँ पे क्लैंप लगा के इनको रोक ब्रेसिंग कर दी जाती है इनकी। कई बार ऐसे क्रॉस में भी ये ब्रेसिंग की जाती है। तो ये बेसिकली ब्रेसिंग करने का काम यही होता है कि सारे प्रोप जो है वो एक साथ टाई रहे, और कल को अगर कोई भी वाइब्रेशन से कोई लोड आता है तो कोई जो है हट के गिरे ना। क्योंकि अगर मान लो एक भी, मान लो ये प्रोप गिर गया है या प्रोप फेल कर गया, तो इसके ऊपर जो लोड था वो बराबर वाले प्रोप पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बराबर वाले प्रोप क्या पता उतना लोड जो है वो बियर ना कर पाए। तो इसलिए हमेशा क्रॉस ब्रेसिंग वगैरह जो है ये भी होती है। ऑयलिंग चेक करनी है आपको कि जो डिसटरिंग ऑयल है वो लगा है या फिर नहीं लगा है। आपको जॉइंट चेक करना है कि क्या कोई गैप तो नहीं है, क्योंकि अगर गैप होगा तो वाइब्रेटर चलेगा तो सीमेंट की स्लरी बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से जो है हनीकॉम्बिंग वगैरह आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है जो कि यहाँ पे आपको दी गई है। क्लियर, तो ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो सब आप यहाँ पे पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पे मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मेजरमेंट की वीडियो, डिटेल वीडियो फॉर्मवर्क की हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। लिंक मैं उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख लेना। या फिर 5 डे 5 स्किल वाला जो हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था लास्ट मंथ दिवाली के टाइम पे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे जाना, उसमें मोड ऑफ मेजरमेंट की जो है वीडियो आप देखना। उसमें IS 1200 पूरी कंप्लीट सीरीज IS 1200 डिस्कस की है। उसमें फॉर्मवर्क का मेजरमेंट जो है डिटेल में डिस्कस किया, तो आप जाके वो वीडियो देख लेना। सेम मेजरमेंट जो है आपका यहाँ पे भी वही है और वहाँ पे भी वही है, तो वो वीडियो डिटेल में पड़ी हुई है, आप जाके उसको देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिडक्शंस वगैरह की बात की गई है, तो डिडक्शंस का पार्ट भी जो है आप उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके देख लेना, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो फिर आप लोग जो है देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली जो पार्ट है रेनफोर्समेंट वाला, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम लोग जो है नेक्स्ट जो और रिमेनिंग जो हमारा पार्ट है वो हम अब डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और अभी आपको एक टेबल यहाँ पे दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मास ऑफ स्टील बार।
जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है हमारा d² / 162। इस फॉर्मूले से हम पर मीटर लेंथ जो है वो का जो है वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप देखोगे इस टेबल के अंदर, तो इस टेबल के अंदर भी आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। जैसे 6 mm का जो हमारी रेनफोर्समेंट बार होती है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर mm के अंदर। साथ ही साथ उसकी 1 मीटर का कितना वेट होता है वो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। 8 mm का अगर आप देखोगे तो 0.39। अगर आप d²/162 से कैलकुलेट करोगे तो सेम वैल्यू जो है वो हमारी यही आएगी। इसके अलावा 10 mm का देखो 0.617 है। जनरली हम लोग 0.62 इसको लेते हैं, ये 0.89 हम लोग लेते हैं। इस तरीके से देखोगे तो 40 mm तक के बार के आपको यहाँ पे वेट जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपका जो वेट है रेनफोर्समेंट बार का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि d²/162 जो फॉर्मूला वही बता देते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर क्या करता है, वो बोलता है कि d²/162 फॉर्मूला जो है वो कैसे आया है। तो बेसिकली हमारा जो मास होगा वो कैसे होगा, डेंसिटी, सभी जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। तो हमारा मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्लियर। ये कितना होगा, वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है कितनी है, 7850, कितनी है 7850 kg पर मीटर क्यूब। इसके अलावा वॉल्यूम हमारा कितना होगा, π/4 d² इंटू इसकी जो हाइट है या फिर लेंथ है, ठीक है। सो लेंथ हमारी यहाँ पे 1 मीटर है, तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। डी अगर आपके ध्यान हो, d²/162 के अंदर हम लोगों ने डी जो है वो mm के अंदर लिया है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो यूनिट है वो मीटर के अंदर है। तो बेसिकली ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे नीचे कैलकुलेट कर देता हूँ, 7850 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। और यहाँ पे d², अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो d²/162 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यूज आपकी यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 10⁻⁶ यहाँ पे कैसे आया, ये जो अभी d है इसकी जो यूनिट है वो हमारी मीटर के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। तो हमें इसको बेसिकली mm के अंदर जो है इसको कन्वर्ट करना था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, mm के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको 10⁻⁶ जो है यहाँ पे हमारी वैल्यूज आएगी। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। तो आप ये एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो टॉलरेंस इन मास वगैरह ये सब हम ऊपर ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। केमिकल कंपोजिशन भी जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो टॉलरेंस ऑन प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार। जब हम रेनफोर्समेंट बार प्लेस करते हैं तो ड्रॉइंग के अंदर जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो मेंशन रहती है। उसी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के अकॉर्डिंग हम लोग जो है रेनफोर्समेंट बार की प्लेसिंग करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि साइट पे एक्चुअल डायमेंशंस वहाँ पे नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। वही वेरिएशन यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर आपकी जो डेप्थ है वो 200 mm या उससे कम है तो +10 mm तक का जो टॉलरेंस है वो चल जाएगा। मतलब अगर आपकी स्पेसिंग 10 mm तक प्लस में है, मान लो सेंटर टू सेंटर दिया है 200 और साइड पे 210 मिल रही है, तो वो परमिसेबल है। अगर आपकी डेप्थ जो है वो 200 mm से ज़्यादा है तो परमिसेबल लिमिट जो है वो +15 mm जो है यहाँ पे परमिसेबल लिमिट है, जो हमारी प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट की हम प्लेसिंग करते हैं वो। जनरली आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जब हम साइट पे रेनफोर्समेंट बार की स्पेसिंग चेक करने जाते हैं तो ये हमारा इस तरीके से मैच होता है रेनफोर्समेंट बार का। तो कभी भी हम जो है सिंगल जो है ये स्पेसिंग चेक नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी इस तरीके से सिंगल स्पेसिंग हम लोग नहीं चेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक एरिया की या एक लेंथ की चेक करते हैं कि मान लो हम 1 मीटर, जैसे कि सपोज करो 1 मीटर हमारी रेनफोर्स 1 मीटर की हम चेक कर रहे हैं, तो 1 मीटर में 200 mm के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 200 और +1 करेंगे तो ये पे 6 नंबर्स आना चाहिए। तो हम सीधे टेप पकड़ेंगे एक पॉइंट से और 1 मीटर तक हम जो है चेक कर लेंगे और उसके बाद काउंट कर लेंगे कि इस 1 मीटर लेंथ के अंदर 6 नंबर ऑफ बार आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ऐसे 2 मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए, तो इस तरीके से चेक की जाती है। जनरली कभी भी ऐसे 1 बाई 1 करके जो है वो चेक नहीं की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कवरिंग की बात की गई। कवरिंग यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल सेक्शन के हिसाब से नहीं दी गई, मतलब जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं ना कि फाउंडेशन में 50 mm हम लोग लेते हैं, इसके अलावा कॉलम में 40 mm है, उसमें इतना, बीम में हमारा 25 mm रहता है, स्लैब में 20 mm। यहाँ पे हमारी जो कंक्रीट है उसका जो एक्सपोजर है एनवायरनमेंट के साथ में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए। अगर माइल्ड एक्सपोजर है तो 20 mm रहेगा,
मॉडरेट एक्सपोजर है तो 30 mm रखना है, सेवरल एक्सपोजर है तो 45 रहेगा, वेरी सेवरल है तो 50 रहेगा, और एक्सट्रीम जो रहेगा वो यहाँ पे 75 mm का यहाँ पे एक्सपोजर के हिसाब से यहाँ पे जो है कवरिंग जो है वो दी गई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो थोड़ा बहुत इसमें आप वेरिएशन भी कर सकते हो कि फॉर मेन एनफोर्समेंट अगर 12 mm तक का डायमीटर है तो माइल्ड एक्सपोजर में आप जो है 5 mm तक का कवर अपना जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। इसी तरीके से ये वैल्यूज यहाँ पे दी है, फॉर एक्सपोजर कंडीशन सर्व एंड द वेरी सर्व रिडक्शन 5 mm मे बी मेड वन कंक्रीट का ग्रेड अगर आपका 35 से वो है तो भी हम 5 mm का यहाँ पे जो है इसमें कम कर सकते हैं। तो हालांकि वैसे जो हमारी कवरिंग होती है वो ड्राइंग के अंदर मेंशन रहती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पार्ट आता है बेसिकली कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग के अंदर आपको पता है कंक्रीटिंग क्या होती है, जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, चाहे वो हमारा फाउंडेशन हो, चाहे हमारा कॉलम हो, स्लैब हो, वही हमारा प्रोसेस जो होता है वो कंक्रीटिंग कहलाता है। तो देखो जब भी हम कंक्रीटिंग करा रहे हैं तो कंक्रीटिंग कराते टाइम हमें ना कई सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारी सारी चेकलिस्ट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, रेनफोर्समेंट हमारी ओके होना चाहिए, फॉर्मवर्क हमारा जो है वो ओके होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा और इसके अलावा जो भी कंसील्ड आइटम है, चाहे इलेक्ट्रिकल का आइटम हो, कोई एमईपी से रिलेटेड कोई भी सेक्शन है, सारी की सारी वो चेकलिस्ट आपको चेक कर लेनी चाहिए कि वहाँ पे कोई रिमार्क तो नहीं है या कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो गलत था वो सही हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें आपको क्रॉस चेक करने के बाद ही जो है कंक्रीटिंग आपको करवानी चाहिए। इसके अलावा जब कंक्रीटिंग होती है ना तो टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे वो सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है, अगर हमारा टेम्परेचर लेस देन है 4.5 डिग्री सेल्सियस से तो उस केस में हमें कंक्रीटिंग नहीं करनी है। अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो उस टाइम पे भी हमें कंक्रीटिंग नहीं करनी है। जैसे आपने देखा होगा कि जब समर्स में मई जून के मंथ में जो है अप्रैल मई जून टेम्परेचर जब 44-45 डिग्री इधर दिल्ली एनसीआर के आसपास रहता है तो जनरली दोपहर में कंक्रीटिंग अवॉइड की जाती है और मोस्टली नाइट के अंदर जो है कंक्रीटिंग की जाती है। ऐसी जब विंटर्स में टेम्परेचर कम रहता है तो नाइट में अवॉइड करते हैं, दिन में ज़्यादातर कंक्रीटिंग करते हैं। तो इस तरीके से आपको टेम्परेचर के हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होगी। इसके अलावा कंक्रीटिंग का एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है कि फ्री फॉल 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्री फॉल का मतलब ये कि मान लो आपको इस सरफेस पे कंक्रीटिंग करनी है और आपका जो पाइप वगैरह है, जिस कंक्रीटिंग पाइप से हमारी कंक्रीट आ रही है, उसकी हाइट अगर मान लो आपके कंक्रीट के सरफेस से 2 मीटर पे है और ऐसे कंक्रीट आपकी फ्री फॉल होकर नीचे गिर रही है तो ये गलत तरीका होता है। मैक्सिमम 1.5 मीटर होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा हाइट से फ्री फॉल कंक्रीट करोगे उतना ही कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन होने के चांसेस है। मतलब जब वो उतनी हाइट से गिरेगा तो उसमें क्या होगा कि जो एग्रीगेट वगैरह है वो और जो हमारा फाइन पार्टिकल्स है, फाइन जो मटेरियल्स है, सीमेंट, और वो अलग हो सकता है। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये जो है हमें नहीं करना है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो फ्री फॉल है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे है कि मिक्सिंग प्लेसिंग में 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं जो कि सेटिंग टाइम को बढ़ा दे रहा है तो उस केस में आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई भी एडमिक्सचर्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब जैसे ही आपकी कंक्रीट मिक्स हो और मिक्स होने के 30 मिनट के अंदर अंदर जो है उसकी प्लेसिंग भी हो जानी चाहिए और उसकी फिनिशिंग भी हो जानी चाहिए। कई बार ऐसा क्या करते हैं मिस्त्री वगैरह, क्या करते हैं कि कंक्रीट को प्लेस करते हुए तो चलते हैं, वाइब्रेट वगैरह भी करते हैं, लेकिन ऊपर से उसकी फिनिशिंग नहीं करते और लास्ट में उसकी फिनिशिंग करते हैं जब तक पता चलता है कि कंक्रीटिंग हुए 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया। तो वो भी गलत प्रोसेस होता है। तो आपको अगर आप इनिशियल सेटिंग टाइम जो भी आपका सीमेंट का है उससे पहले पहले ही आपको उसकी कंक्रीटिंग जो है उसको आपको वाइब्रेटिंग भी उसको कर देना है, साथ ही साथ उसको फिनिश भी आपको कर देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पैक्शन का भी यही सेम कॉन्सेप्ट है कि आपको उसके सेटिंग टाइम से पहले पहले उसको कॉम्पैक्ट कर देना है। अदरवाइज क्या होगा, सीमेंट सेट हो जाएगा, वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा और आप जो है हमें वो डिजायर स्ट्रेंथ जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बेसिकली जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन जॉइंट। देखो कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई एक एरिया है और मैं एक दिन में उस एरिया को कवर नहीं कर सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करेंगे। मान लो मेरे पास ये एक स्लैब का एरिया है, ठीक है, और मैं एक दिन में चाह के भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास
टाइमिंग की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, कुछ भी आप मान लीजिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसा होता ही होता है कि इतना बड़ा अगर एरिया होता है तो हम उसको वन टाइम में कवर नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लिया जाता है कि मान लो बड़ा एरिया है तो हमने उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे हम लोगों ने इसको मान लो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि आज हमने इसको फर्स्ट डे किया, कल हमने इसको सेकंड डे किया, परसों इसको थर्ड डे किया। अगर आप विदिन 24 आवर्स जो है अपनी कास्टिंग कंटिन्यू कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट वो हमारा ग्रीन रहता है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर हमारा कंक्रीटिंग हो रही है 7 डेज बाद, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, मान लो इस पार्ट में आज हमने इस मंथ में अक्टूबर में किया, नेक्स्ट हम लोग जो है सेकंड पार्ट में नवंबर में करेंगे, थर्ड पार्ट में हम दिसंबर में करेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कंक्रीट है वो हो चुकी है सेट। ठीक है, अब हमें नई कंक्रीट उसके साथ में ऐड करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्शन जॉइंट की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जनरली आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो है स्ट्रेट कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है वो रखे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है इस टाइप के कंस्ट्रक्शन जॉइंट बना देते हैं ऐसे, ये बहुत गलत है। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर हमारे इस तरह के कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी बनाए जाते हैं। ये हालांकि आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन रहेगा कि किस टाइप का आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है वो बनाना है, लेकिन आज के टाइम पे जो है जनरली जो है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट, इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होते हैं वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या फिर ऐसा किया जाता है कि इसमें की बना दी जाती है, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। ठीक है, इस तरीके से, और दूसरी साइड से हमारी इस तरीके से आएगा और ऐसे इसमें जॉइंट होगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट चलता है, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी चलता है। या इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है एक रोड टाई रोड टाइप जो है इसमें प्रोवाइड करा देते हैं, तो जब इधर से जॉइंट आता है तो ये जॉइंट आपका यहाँ पे सेट हो जाता है। और केमिकल्स वगैरह भी आते हैं आज के टाइम पे जो कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे यूज़ किए जाते हैं। वाटर प्रूफिंग केमिकल्स भी होते हैं, बॉन्डिंग एजेंट भी होते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए एक्स्ट्रा आइटम की तरह। अगर आपके बीओक्यू में वो नहीं है तो आप उसको एज ए एक्स्ट्रा आइटम आप उसको अपने उसमें ऐड करा सकते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे आपको काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर जो जॉइंट होता है ना वो उसका एक वीक पार्ट होता है, वो उसका मजबूत पार्ट नहीं होता है, उसका वो वीक पार्ट होता है। रूल क्या कहता है कि हमें एक बार के में कंक्रीटिंग करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि एरिया बड़ा हो जाता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी प्लानिंग के हिसाब से जो है हम स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन ही उसी तरीके से करते हैं कि भाई हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया कि मान लो एक पार्ट पे हम लोग जो है फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम दूसरे पार्ट पे जो है ये हमारा दूसरा पार्ट है, इस पे हम लोग जो है ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं, और तीसरे पार्ट पे अभी हम लोग जो है सिर्फ बेसमेंट में ही है। तो इस तरीके से भी कंस्ट्रक्शन चलते हैं स्टेप बाय, ताकि हमारे सारे रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज होते रहें। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती है। जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हम इसी तरीके से जो है चीज़ें करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट देखो आएगा, आप हाईवे बना हुआ, मान लो कोई 200 किलोमीटर का कोई हाईवे है, तो मैं एक साथ में एक दिन में तो उसकी कंक्रीटिंग कर नहीं सकता हूँ। या कोई बहुत बड़े एरिया की अगर मान लो राफ्ट फाउंडेशन में कर रहा हूँ और बहुत बड़ा एरिया है, तो एक बार के में नहीं मैं उसको कर पाऊंगा। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट आते हैं, बस आपको ध्यान रखना है आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन रहेगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट, और अगर नहीं मेंशन रहता है तो आपकी जो क्वालिटी का जो डिपार्टमेंट होगा वो जो है उसको देखेगा, आप उसके हिसाब से उसमें काम कर सकते हो। इसके अलावा CPWD जो है इसमें भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट का मैं एक आध बार आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह मुझे मिल जाती हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन जॉइंट की इमेजेस जो है वो दी हुई है। पेज नंबर जो है ये वाला जो पेज है 225 नंबर पेज है, CPWD वर्क स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 1 का। तो यहाँ पे देखो इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है ना, ये बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे मैंने बताया ना, या तो इस टाइप का यूज किया जाएगा, या फिर इस टाइप का यूज किया जाएगा, या फिर तुम्हारा जो है इस टाइप का यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरीके से टाई रोड जो है वो डली हुई होती है, और यहाँ पे देखो ये मेल एंड फीमेल वाला सिस्टम है। यहाँ पे देखो ये एक आपको यहाँ पे की जो है इसके अंदर बनी हुई है, इधर से जब कंक्रीट आएगी वो इसमें सेट हो जाएगी, तो ये एक परफेक्ट जॉइंट जो है वो बन जाएगा। या फिर इस तरह का अगर जैसा कोई वाटर रिटेनिंग वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है वहाँ पे इस तरह का स्टेप वाला जो है वो बनाया जाता है, ऐसे किया जाएगा इस तरीके से, और ऊपर से ये आएगा इस तरीके से, और ये
यहाँ पे आके इस तरीके से सेट हो जाएगा। हाईवे वगैरह में जनरली जो है इस टाइप का रहता है कि ऐसे टाई रोड जो है उसमें डाल दी जाती है। मान लो ये मेरा कंक्रीट का सरफेस है, इसमें यहाँ पे ऐसे टाई रोड डल जाएगी और उधर से वो टाई रोड दूसरे उसमें आके इस तरीके से सेट हो जाएगी। ठीक है, जनरली वो या तो सेंटर में देते हैं या बॉटम साइड में, वो डिपेंड करता है, जो भी आपकी ड्राइंग्स जो होती हैं उस तरीके से ये आपका यहाँ पे जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमारा आता है एक्सपेंशन जॉइंट। तो जनरली क्या होता है कि एक्सपेंशन जॉइंट जब हमारी कोई बड़ी स्ट्रक्चर होती है ना, जैसे बिल्डिंग के केस में बात करूं, अगर कोई बड़ी स्ट्रक्चर है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं एक्सपेंशन जॉइंट के थ्रू। मान लो कोई मेरी बाउंड्री वॉल है, अगर उसका स्पैन काफी लंबा हो रहा है तो उस केस में भी हम लोग जो एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। हाईवे होते हैं, वहां पे भी हम एक टाइम इंटर मतलब एक लेंथ के बाद जो है एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। हॉरिजेंटली भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी और विड्थ के अकॉर्डिंग भी जो है प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कंक्रीट का टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएशन जो है वो होता ही होता है और उसमें क्रैक ना डेवलप हो, इसलिए जो है एक्सपेंशन जॉइंट जो है उसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर एक्सपेंशन जॉइंट की आपको डिटेल ड्राइंग मिलती है, उस डिटेल ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आपको जो है उस एक्सपेंशन जॉइंट को एग्जीक्यूट करना है। उसकी लोकेशन मार्क रहेगी, कितना उसकी विड्थ रहेगी वो मार्क रहेगी, बाद में उसमें क्या मटेरियल आपको फिल करना है, उसको पैकिंग उसकी कैसे करनी है, वो सारी की सारी डिटेल आपको जो ड्राइंग आती है एक्सपेंशन जॉइंट की उसमें प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए यहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर इतना कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि हाउएवर इट इज द रिकमेंडेड एज स्ट्रक्चर एक्सीडिंग 15 मीटर इन लेंथ शैल बी डिवाइडेड इन वन और मोर एक्सपेंशन जॉइंट। तो ज्यादातर जैसे बाउंड्री वॉल में बता रहा हूँ ना, तो एक पर्टिकुलर लेंथ यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आपकी कोई भी स्ट्रक्चर 45 मीटर से ज्यादा की है तो उसे कंटिन्यूअस ना बना के आप उसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या एक पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हो या फिर एक से ज्यादा पार्ट के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा क्यूरिंग का यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्यूरिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि जैसे ही आप कंक्रीटिंग की लेइंग कर दो उसके बाद उसकी फिनिशिंग कर दो तो 1 से 2 घंटे बाद ही आपको उस पर क्यूरिंग करनी है। वो भी तब, जैसे मान लो कई कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर है, मान लो गर्मियों में आप क्यूरिंग कर रहे हो, गर्मी में आप कंक्रीटिंग कर रहे हो, तो कई बार ऐसे होता है कि जो हाई टेम्परेचर की वजह से जो है उसके सरफेस पे श्रिंकेज क्रैक वगैरह ना डेवलप हो, तो हम अर्ली स्टेज पे मतलब 1-2 घंटे बाद ही उस पर हल्की पानी की स्प्रे जो है वो कर देते हैं ताकि ऊपर जो है नमी बनी रहे, उस पर श्रिंकेज क्रैक जो है वो डेवलप ना हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे 1 से 2 घंटे बाद आप उस पर हल्की जो है स्प्रे वगैरह जो है उस पर कर सकते हो, या फिर उस पर जो जूट बैग वगैरह होते हैं उनको भी वेट करके उनसे भी उसकी जो है कवरिंग कर सकते हो। इसके अलावा जो हमें फुल जो कंटिन्यूअस जो हमारी क्यूरिंग होती है वो 24 आवर्स के बाद ही हमें जो है उसकी रेगुलर वे में हमें जो है करनी है। ऐसा नहीं कि मान लो आपने स्लैब कास्ट किया और 1 घंटे के बाद ही आप उसके ऊपर पानी भर दो कि नहीं भाई चलो क्यूरिंग का काम हो गया, नहीं, हल्की स्प्रे आप कर सकते हो 2 घंटे बाद, 1 से 2 घंटे बाद में, लेकिन उसमें जो पॉन्डिंग वाला सिस्टम है वो आपको तभी करना है जब कम से कम 24 आवर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ जो है इसमें अब सारे टेस्ट वगैरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो टेस्ट जैसे कि मैंने बताया आपको कि टेस्ट हम लोग QA QC के लिए जो अलग से सीरीज आएगी उसमें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे सारे के सारे टेस्ट प्रोसीजर जो भी, या फिर जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। अभी हम लोग जो यहाँ पे वर्क स्पेसिफिकेशन की वर्क हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है, CPWD की उसके क्या नॉर्म्स है, वो हम लोग जो है कंटिन्यूस इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है इसका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए अगेन फिर मैं आपसे बोलूंगा कि हमारे YouTube चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना, 5 डे 5 स्किल वाली जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करना, उसके अंदर मोड ऑफ मेजरमेंट के अंदर IS 1200 की कंप्लीट सीरीज की एक वीडियो मिलेगी, उसमें आप जाना, उसमें कंक्रीट का मेजरमेंट एज पर IS 1200, क्योंकि मेजरमेंट के लिए IS 1200 ही फॉलो किया जाता है। आप उसको जाके वीडियो को देखना, वहाँ पे कंक्रीट का कंप्लीट मेजरमेंट दिया है। इसके अलावा फॉर्म वर्क जो हमारे शटरिंग होती है उसका भी मेजरमेंट की वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो मेजरमेंट से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिल जाएगी। मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा सिंपल, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओ चैनल पे, वहाँ पे 5 डे 5 स्किल के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर जाकर उसको चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई सजेशन है आपकी तरफ से, बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं पर्सनली आपको जो है रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, थैंक यू।